Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power PYQs, we are going to complete Indian economy PYQs of last 35 years from 1991 to 2025. और इस सीरीज में दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन जो है ना एक्टिव रिकॉल की मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम हर एक कीवर्ड के ऊपर ना पहले एक्टिव रिकॉल करेंगे कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या याद है हमें, हैंड टू हैंड सब कुछ रिवाइज करेंगे एक एक क्वेश्चन के अंदर। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन में ना जो भी लॉजिकल ट्रिक्स लगेगा, ठीक है, जो भी एलिमिनेशन मेथड लगेगा वो आप यहीं के यहीं सीख जाओगे, जो कि आपको एग्जाम में ना हर तरीके से हेल्प करेगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप होना चाहिए, तभी उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे और तभी आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई भी होगा। डिफरेंस क्या है, मैं हर बार बोलता हूँ, जो एग्ज़ाम निकाल पाते हैं और जो नहीं निकाल पाते, देखो पीवाईक्यू सोल्व कर करके वो इतना जान जाते हैं कि कौन सी थीम्स, कौन से क्वेश्चंस बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हमें करना ही करना है, उसके अंदर हमारी मास्टरी होनी चाहिए। तो ये बच्चे जान जाते हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और इनकी ना वेल डेवलप्ड लॉजिकल थिंकिंग भी होती है। और जो नहीं निकाल पाते उनको पता नहीं होता कि भैया एग्ज़ाम में क्या आना है, वो सब कुछ पढ़ने की तैयारी में रहते हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ते रहते हैं और याद कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, किसी एक चीज़ के ऊपर कमांड नहीं बना पाते, एक रिसोर्स के ऊपर। और वो एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों मैं बताऊँ, सही बताऊँ तो वो पैनिक कर जाते हैं। दिक्कत क्या आती है उनको कि उनको याद ही नहीं आ रहा होता, जो उनको पढ़ा होता है ना उन्होंने, उनको याद ही नहीं आता, ठीक है। और उनके पास लेस लॉजिकल स्किल्स होती हैं तो वो क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाते, अगर उनके पास नॉलेज होती भी है तो। इस सीरीज के अंदर आप सब कुछ सीखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में हर तरीके से हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और देखो दोस्तों, इससे पहले हमने भैया 2 सब्जेक्ट के ना सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लिए हमने, ठीक है, 30 ईयर्स के। जैसे कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हमने सारे सोल्व कर लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इन दोनों की वीडियो आपको चैनल पर ही मिल जाएगी और पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज या फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको मैंने वेटेज दे दी है, जिससे आपको जो है प्रायोरिटी बेस के ऊपर प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अब तक का मैं अपडेट दे दूँ दोस्तों इस सीरीज़ का, तो हमने अब तक जो है इस सीरीज़ के अंदर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और हमने पब्लिक फिनांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने 112 क्वेश्चन सोल्व करे हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और अब इस वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 और वीडियो आएगी जिससे हमारे सारे इकोनॉमिक के पीवाईक्यू सोल्व हो जाएंगे, और वो आएगी एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, जो जिसके अंदर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। फिर मैं इन्हें कंबाइन कर दूंगा जिससे आपको एक ही जगह सारे पीवाईक्यूज की वीडियो मिल जाएगी और इसके अंदर सारे क्वेश्चन का ना माइंड में बेस्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ मैंने माइंड मैप खुद से तैयार करे हैं हर एक क्वेश्चन के, जो आपको जो है क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगा और इवन याद करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझाया गया है, हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझाया गया है इन माइंड मैप के अंदर, और वैल्यू एडिशन भी कराया गया है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं वैल्यू एडिशन कराता हूँ आपको, है ना, वैल्यू एडिशन प्रोवाइड भी करता हूँ। और समझ लो कि यहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए ना तैयार हो रहे हो, अपने प्री एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हो, क्योंकि देखो दोस्तों, आप जो ये टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो ना, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज ना एट मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी हमेशा, पीवाईक्यूज को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले उनके पीवाईक्यू सॉल्व करो, तब जाकर आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सी थीम्स को मुझे सही से प्रिपेयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, और क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। ये पीवाईक्यूज ही बताते हैं दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करो, और यही आपको ना एग्जाम के लिए रेडी भी करेंगे। हाउ भैया, देखो टाइम मैनेजमेंट यही सिखाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है यही सिखाएंगे, लॉजिकल माइंडसेट कैसे डेवलप करना है यही सिखाएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। ध्यान रखना, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमारा टॉपिक है आज का, जिसके अंदर आपको पॉवर्टी क्वेश्चन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, और यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो भैया मैं हमेशा बोलूँगा आपको कि एक तो स्कीम को सही से याद रखना आने वाले एग्जाम के लिए भी, क्योंकि भैया मेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और
भाई इन्हीं से स्टेटमेंट से ना उठकर क्वेश्चन बन जाते हैं नेक्स्ट ईयर में भी, अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर भी। और एक बात और, वैल्यू एडिशन यहीं पे लिखते जाना अपने साइड में, अपनी लैंग्वेज में लिखना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर हम पॉवर्टी, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और 2025 के पेपर में ही ना आपको 2 क्वेश्चन जो हैं कंटिन्यूस गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर क्वेश्चन आता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी गवर्नमेंट स्कीम का ही क्वेश्चन है। हाँ, 2025 में थर्ड क्वेश्चन भी आया था सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ ये गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज को कम करने की बात हो रही है। ठीक है, और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये भी गवर्नमेंट स्कीम का ही क्वेश्चन है, और ये 2024 में आया था। और फिफ्थ क्वेश्चन भी गवर्नमेंट स्कीम का ही क्वेश्चन है, नेशनल स्कीम में है, और ये भी 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। दैट मीन्स कि आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। देखो 2023 के अंदर भी जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये भी योजना गवर्नमेंट स्कीम है ना, अनेमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी 2023 का ही गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हो, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम तो है ना। तो हर साल आपको 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से ही मिलेंगे, जो कि बहुत ही इजी होते हैं सॉल्व करना। कैसे? देखो दोस्तों, ये हर साल जो है ना आपको न्यूज में देखने को मिल जाएंगे ये स्कीम्स। ठीक है, और इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन जो है आप ना कहाँ पढ़ लेते हो, आप सर्वे में पढ़ लेते हो। कौन से सर्वे में? इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ लेते हो। तो इसलिए बोलता हूँ इन क्वेश्चन को जो है सोल्व करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको इसका सोर्स पता है। इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है कि आप पढ़ते हो, वहाँ पर नेशनल स्कीम्स पढ़ लेते हो आप, इंपॉर्टेंट। इवन न्यूज में इतना होता है ना ये कि आपको पूरे साल के अंदर कभी ना कभी आप इसके बारे में पढ़ ही लेते हो। ठीक है, इतना नहीं आता, ये न्यूज में होता है। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व करना इजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 मार्क्स तो कन्फर्म है आपके, ये आने ही आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना लॉजिकल माइंड भी आपका चाहिए, यहाँ पर लॉजिकल माइंडसेट भी आपका डेवलप होना चाहिए इन क्वेश्चन के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना इन क्वेश्चंस के अंदर यूपीएससी बहुत ज़्यादा कभी कभार वेग बनाता है। ठीक है, स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा वेग बना लेता है, और कभी कभी स्टेटमेंट बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है। ठीक है, और जेनरिक बातें हो रही होती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव बात जो है यूपीएससी नहीं लिखेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ वो लिखेगा ही नहीं, खुद गवर्नमेंट बॉडी है ना यूपीएससी, इसलिए तो नेगेटिव बातें कभी यूपीएससी कभी नहीं लिखेगा। और नेगेटिव बातें लिखेगा तो समझ लेना वो रॉन्ग ही होगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल समझ लो ट्रिक्स है, या बोल सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक है, जो आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप इसे समझ में भी आएगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी और वैल्यू एडिशन साथ साथ करते जाना। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भाई आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर। ठीक है, तो भैया पता चल रहा है कि राष्ट्रीय दैट मींस नेशनल स्कीम है कोई, और गोकुल का मतलब समझ में आता है ना आपको, गोकुल का मतलब क्या होता है? जैसे गुरुकुल टाइप ऐसा है ना। तो वहां पर क्या होता है, हम इंडिजिनियस चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पुराने जमाने से चली आ रही चीजें हैं। तो ये बात कर रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ये स्कीम जो है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर as a majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless labor। ठीक है, तो कह रहा है ये किसके अपलिफ्टमेंट के लिए है? ध्यान रखना, यहाँ पॉजिटिव टर्म यूज करा गया है, अपलिफ्टमेंट। ठीक है, और किन लोगों का? तो रूरल पुअर का। और निका जो करना है हमें क्या कहते हैं अपलिफ्टमेंट। ठीक है, जो लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब लो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, कुछ भी हो, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो, लैंडलेस लेबर्स हो, हम उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के। बहुत ही पॉजिटिव बात, बहुत ही जेनरिक बात, और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव भी होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसे गलत करना तो भाई मैं बता रहा हूँ आपके लिए पाप हो जाएगा, है ना। और ये है भी, इस स्कीम का पार्ट भी है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट indigenous cattle, buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner। फिर देखो दोस्तों, प्रमोट पॉजिटिव टर्म, साइंटिफिक होलिस्टिक मैनर,
दैट मीन्स कि हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जा रहे हैं, हम इसको साइंटिफिक करना चाहते हैं, होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब हर एक एंगल को, हर एक चीज को यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है, ताकि हम प्रमोट कर पाए किनका, इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो रेयरिंग वालों लोगों का, ठीक है, जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब। तो कंजर्वेशन करना इनका साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में, बहुत ही पॉजिटिव बात, बहुत ही अच्छी बात है, कहीं से भी आप इसे रॉन्ग नहीं कर सकते। तो बोथ आर करेक्ट। आपको यही माइंडसेट डेवलप करना है दोस्तों, यही माइंडसेट मैं चाहता हूँ आपका डेवलप होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। दैट मीन्स इसका आंसर होगा क्या, बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन, ठीक है। और इसका मैं आपको वैल्यूडेशन में दिखाता हूँ माइंड मैप के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भैया यहाँ पर देखना कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का रोल होता है इसके अंदर। व्हाइट रिवोल्यूशन वर्सेस गोकुल मिशन के बारे में ध्यान रखना, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, है ना। और A2 मिल्क हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, ये A2 क्या होता है, A1 मिल्क क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। PTC 65 के अंदर भी था ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, ठीक है। मिशन की डिटेल दे रखा है, कब ये लॉन्च हुआ था, क्या बजट एलोकेशन हुआ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी ओवर वैल्यू एडिशन आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी मेरा जो मोटिव है कि भैया आप एग्जाम टेम्परामेंट में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। कैसे लॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे, कैसे अपने नॉलेज का इस्तेमाल करोगे और क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा काम यही है कि नॉलेज और लॉजिक्स का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इतना ज्यादा न्यूज में था ना दोस्तों, ये इतना ज्यादा न्यूज में था, इवन आपको देखने को मिल जाएगा अपने आसपास के अंदर, आसपास के घरों के अंदर भी, ठीक है, कि लोगों ने इस स्कीम का बेनिफिट लिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर लोगों ने इस स्कीम का बेनिफिट लिया है, आपको देखने को मिल जाएगा। सोलर रूफटॉप आपको पता हो ना, तो वो इसी का ही पार्ट है। स्टेटमेंट 1 के अंदर बात कर रहा है, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। तो स्टेटमेंट 1 में ये बोल रहा है कि भाई 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल लगाने हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा इस स्कीम के अंदर, वो भी कहाँ पर, रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर। भैया मुफ्त बिजली योजना है, घर योजना, ठीक है, हर घर में सूर्य से हमें जो सोलर रूफटॉप से एनर्जी मिलती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो हमें लगाना है। नाम से पता चल रहा है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो यस सोलर रूफटॉप पैनल की बात कर रहा है। भाई 1 करोड़ टारगेट बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट बनाते भी मतलब इस तरीके का टारगेट है, 1 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके का टारगेट बनाते हुए भी करोड़ों की आबादी है हमारी, तो 1 करोड़ तो भैया मिनिमल टारगेट है ये, है ना। जहाँ पर 130 करोड़ की पॉपुलेशन से ऊपर लोग रहते हैं, वहाँ पर 1 करोड़ सोलर पैनल रूफ पैनल पैनल लगाना ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, ठीक है, यस ये टारगेट हो सकता है। सेकंड बात कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop system at grassroots level। ठीक है भैया, अब ये बात कर रहा है कि ग्रास रूट लेवल मतलब अब घर घर लोग, मतलब हम ऐसे व्यक्ति जो है उन लोगों को ट्रेन करें, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट करें जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर, ठीक है, ये जो सोलर पैनल है ना इसको इंस्टॉल करना उनको आता हो, ठीक है, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं सोलर रूफटॉप को, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव है, एम है कि वो ऐसे लोगों को ट्रेन करे, और ऐसे लोगों की आबादी होगी हमारे यहाँ, स्किल्ड लेबर्स होंगे हमारे यहाँ, ठीक है, तभी ये सेक्टर जो है जो हम स्कीम लाना चाह रहे हैं ये सक्सेसफुल भी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। और आपको पता है कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है आपका सोलर एनर्जी, तो यस मिनिस्ट्री तो यही होगी, तो मिनिस्ट्री तो यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। और फिर बोला एम है, ये ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव तो हो ही सकता है भाई ये तो, और अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कोई नेगेटिव ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है। जब ऐसे ट्रेंड लोग हमारे यहाँ होंगे तभी ये स्कीम जो है सक्सेसफुल हो पाएगी, अदरवाइज थोड़ी ना हो पाएगी। थर्ड बोल रहा है, फिर एम्स के बारे में ही बात कर रहा है कि ये हमारा एम है, मोटिव है कि टू क्रिएट करना मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर द स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। यस बात बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पे बात यही बात कर रहा है जो सेकंड बारे में बात की है कि हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तभी ये स्कीम जो है डेवलप हो पाएगी, तभी ये स्कीम ग्रास रूट लेवल तक पहुँच पाएगी। अगर हमारे यहाँ ऐसे स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं होगी तो बताओ कौन करेगा, आगे बाहर से लोग बुलाओगे क्या आप जिनको ऑपरेट करें, मेंटेनेंस करना सीख जाएं, इंस्टॉल करना सीख जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है दोस्तों,
स्टेटमेंट तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि भैया गवर्नमेंट स्कीम है, कुछ नेगेटिव बात यहाँ नहीं बोली गई, और एम की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसने बोल दिया कि कर दिया गया है, कर दिया गया है, ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहा ना, और ऐसा हुआ भी नहीं है अभी, ठीक है, प्रोसेस में है ये सब। तो हमारे 2025 के दोनों ही गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और बहुत ही हमने यहाँ पर लॉजिकल माइंडसेट का इस्तेमाल करा है, ठीक है। जो यहाँ पर चाहिए गवर्नमेंट स्कीम के लिए वो लॉजिकल माइंडसेट हमने डेवलप कर दिया है, और यही लॉजिकल माइंडसेट आपका चाहिए, ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और मैंने दिखा भी दिया कि हर साल 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, और इन क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 4 मार्क्स आपके इजीली बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टेटमेंट 1, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। स्टेटमेंट 1 के अंदर सिंपल बोल रहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी होती है, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी बनती है ना, ये देखो, ये बन गया सर्कुलर, ठीक है, पूरी सर्कुलर इकोनॉमी मतलब सर्कल की तरह, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। क्या सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करता है एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का। सिंपल बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, ये सर्कुलर इकोनॉमी की वजह से ना, अगर सर्कुलर इकोनॉमी होगी आपकी तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेगा आपके कंट्री के अंदर, ठीक है। सेकंड बोल रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स, रॉ मटेरियल कम इस्तेमाल हो बाकी कंट्रियों से, ठीक है, ये सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर रीयूज रिसाइकिल करने की बात हो रही होगी, तभी तो रॉ मटेरियल कम होगा, तभी तो बार बार रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम जो उस रॉ मटेरियल से फिनिश कुछ बना है उसको फिर से रिसाइकिल कर लेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर ये होता भी है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। यही तो बात कह रहा है भैया, जब हम इसको रिसाइकिल कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे, तो वेस्टेज तो कम होगा ही होगा, वेस्टेज तो कम होगा ही होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट वाला क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का हम कम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रिसाइकिल रीयूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड वाले में बोल रहा है क्योंकि हम सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस कर पा रहे हैं वेस्टेज को प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से, प्रोसेस में, इससे जो है ग्रीन हाउस गैस कम होगा। बिल्कुल बात सही है, एमिशंस कम होंगे, बिल्कुल बात सही है। दैट मीन्स कि बहुत स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट भी है, और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट को, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। और अब की बार ये भी ध्यान रखना है कि भैया 2025 से स्टेटमेंट जो है यूपीएससी 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना रहा है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि भैया अब जो क्वेश्चन है आपको 3 स्टेटमेंट वाले भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बात हो रही है विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, ध्यान रखना ये प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रधानमंत्री है, लिख देते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व मतलब होता है माँ, ठीक है, माँ मतलब आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम मदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि दिस स्कीम ग्रांटीज, ध्यान रखना वर्ड को अंडरलाइन मारो, ग्रांटीज वर्ड को, कि भैया मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेंटल केयर services to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post-delivery health care service in any government health facility। तो भाई यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 के अंदर बहुत ज़्यादा खोज पूछ कर दिया है यूपीएससी ने, मतलब यहाँ पर कम गलत होने का चांस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा चांस है। हाउ, ग्रांटीज, ग्रांटी वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, फिर सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो सेकेंड में भी और थर्ड में भी दे दिया। फिर एक स्टेटमेंट और ऐड करा कि भैया 6 मंथ्स का पोस्ट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी होने के बाद हेल्थ केयर सर्विस देंगे, वो भी किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी के अंदर। एनी वर्ड फिर से इस्तेमाल करा गया, ठीक है। तो इसी स्कीम में ध्यान रखना दोस्तों, ये सेकंड लाइन जोड़ी गई है ना 6 मंथ्स वाली, यहाँ ये रहोगे, ठीक है, यहाँ ये रहोगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि भैया ये जो वर्ड जो है यूपीएससी जोड़ती है ना, ये लाइनें जोड़ती है, स्टेटमेंट जोड़ती है ना एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ यूपीएससी गलत करती है ऑप्शन को, तो ये ध्यान रखना। और नंबर्स के ऊपर तो यूपीएससी खेलती है, जैसे सेकंड थर्ड, ठीक है, फिर 6 मंथ्स है ना, फिर पोस्ट डिलीवरी, फिर एनी, ठीक है, इन पर यूपीएससी खेलती है, तो इसको ध्यान रखना है ना। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज
कैन पॉजिटिव वर्ड में यूज करा करो, कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। और ये गवर्नमेंट ने करा है, इस स्कीम के अंदर ये चीज़ डाली गई है। क्यों भाई, गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, इतना मैन पावर नहीं होता कि वो हेल्थ सर्विसेज दे सके। तो उन्होंने इस स्कीम के अंदर डाल दिया कि एक काम करो, प्राइवेट सेक्टर जो भी है ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है ना, प्रोवाइडर्स जो भी हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है, वो क्या कर सकते हैं, जो उनके पास फैसिलिटीज है ना, वो वॉलंटरीली, मतलब खुद के अपनी इच्छा अनुसार जो है इस काम को कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, अपने नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इस काम को कर सकते हैं। तो ये भी सही होगा और आपका आंसर होगा यहाँ पर दैट इज बी, और यहाँ पर 1 आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज ट्रू, ठीक है। अब मैं से ये पूछना कि भाई ये 2 वाला क्यों ठीक है, तो यार सोचो ना, यार नहीं सॉरी दोस्तों, सोचो कि 2 वाला जो है इस स्कीम में पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है, कि हम प्राइवेट सेक्टर को लिंक करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, ताकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, है ना, और अच्छे से वर्क कर पाए दोनों, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो ऐसे ही सोचा करो। तो 4th भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अब एक बात बता दूं दोस्तों, ये स्कीम ना भाई 4 से लेके 5 ईयर्स से भी पहले गवर्नमेंट स्कीम है, ये बहुत पुरानी गवर्नमेंट स्कीम है और चलती आ रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलती आ रही है, सबको पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में, ठीक है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले उनको भी, सेकंड वालों को भी, थर्ड वालों को भी, इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम थी ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके की पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, इवन शॉप कीपर्स भी इस स्कीम के अंदर एनरोल करा सकते हैं। इवन कोई हाउस वाइफ भी है ना, वो भी करा सकती है, वो बता दे अपना आपको कि मैं घर का काम कर लेती हूँ, डोमेस्टिक घर के अंदर ही छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड वाले काम, है ना, तो वो भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन स्कीम एक तरीका, इसके अंदर कंट्रीब्यूट आप भी करते हो, गवर्नमेंट भी करती है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। और ये एज के ऊपर होता है, जैसे कि आपकी एज बढ़ेगी भाई, हर साल बढ़ती है, 25 से 26 हो गई, 26 से 27 हो गई, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा ईयर वाइज, और जितना आप इसके अंदर पे करोगे उतना ही गवर्नमेंट भी पे करती है, और एक अकाउंट में जाके ये जमा होता रहता है। फिर जब 60 ईयर्स के हो जाते हैं ना, फिर ये आपके पेंशन बना देते हैं गवर्नमेंट वाले, और इसके अंदर मिनिमम 3000 की पेंशन बनती है, ठीक है, जब तक आप जिंदा रहोगे। आप मतलब कोई भी इस स्कीम के अंदर जिंदा रहेगा उसको 3000 पर मंथ की जो है यहाँ पेंशन मिलने लगती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी अब आते हैं इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट 1 के अंदर बोल रहा है कि द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन दी स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स। नंबर्स पे आ जाओ, यूपीएससी गलत करती है, और आपको पता होना चाहिए कि ये 18 वाला भैया क्यों नहीं करा पाएगा। 18 वाला भी काम तो कर रहा है, 18 वाला भी तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्क के अंदर काम कर रहा है, बालिक हो चुका है वो, 18 वाले को इंक्लूड करा इन्होंने। फर्स्ट इज रॉन्ग। और जरा देखो ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर, तो ऑप्शन तो हाँ यार, फर्स्ट वाले को मैं कर सकता हूँ एलिमिनेट, और यहाँ पर चल रहा है 2 तो करेक्ट है भैया, 2 तो करेक्ट है। अच्छा 2 करेक्ट है तो आ जाओ 2 पे, कह रहा एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था, और ये सही है। और थर्ड वाला भी मैंने अभी आपको बताया कि जो भी है, जो भी स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, सब्सक्राइबर है, उसको मिनिमम पेंशन यहाँ पर 3000 की मिलेगी पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60, ठीक है। और फोर्थ वाला हमारा हमने एलिमेंट पहले ही मार दिया है, कह रहा फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस, है ना, द अनमेरिड डॉटर्स। ध्यान रखना, फैमिली पेंशन इसके अंदर जैसे कि कोई हस्बैंड है किसी का, मतलब समझ लो कोई आदमी है, मैन है, उसका शादीशुदा आदमी है, तो उसकी वाइफ को उसके मरने के बाद उसका पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मतलब वो इंसान की मृत्यु हो जाए बीच में, तो उसके वाइफ को उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अनमेरिड डॉटर्स को यहाँ पर बात नहीं करी गई है इस स्कीम के अंदर, यहाँ पर इन्होंने अनमेरिड डॉटर्स भी डाल दिया है कि उसके अनमेरिड डॉटर्स को भी पैसा मिल जाएगा, नहीं, फोर्थ तो रॉन्ग है। तो आंसर हमारा आ गया है बी, दैट इज 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ईजी, आपको पता होना चाहिए, सब पढ़ते हैं इसके बारे में, न्यूज़ में बहुत रहा था ये। टोटल फर्टिलिटी रेट रीजन किया था, इंडिया ने सरपास कर दिया था किसको, चाइना को, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है, ठीक है। तो
फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा न्यूज में आ था, टोटल फर्टिलिटी रेट। और ये होता क्या है, मैं भाई सिंपल बता दूँ। फर्टिलिटी रेट जैसे कि इंडिया की 2 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 2 है, दैट मीन्स कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी हर साल, ठीक है। 2 से कम हो जाएगी तो वो जो है फर्टिलिटी रेट अगर 2 से कम हो जाएगी तो हमारी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। और 3/4 है तो भैया बूस्ट करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। और जैसे वैसे ही वो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओवर हो गई है। सो इसके अंदर दोस्तों देखो फर्टिलिटी रेट ये होता है, चीज़ है कि भैया शादीशुदा कपल है, मैन वुमेन, तो भाई इन दोनों के जो बच्चे होंगे, ठीक है, इन दोनों को जो भी बच्चे होंगे लाइफ टाइम इनको, है ना, तो यही इनकी फर्टिलिटी रेट होती है। जो इन दोनों के बच्चे होंगे यही इनकी फर्टिलिटी रेट होती है। जैसे कि यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन, ये गलत बात है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन दोनों कितने बच्चे होंगे कपल्स के, यही फर्टिलिटी रेट होती है। जैसे कि हम इस फर्टिलिटी के रेट के अंदर क्या जान रहे हैं, अगर 2 फर्टिलिटी रेट है दैट मीन्स कि एवरेज 2 है, कि मतलब हर कपल को 2 बच्चे हो रहे हैं, हर कपल को 2 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। सी का मतलब यह यहाँ पर रहेगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो बिल्कुल करते हैं। और द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वुमेन की बात कर दी गई, ठीक है। और यहाँ पर यही बोल देगा एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, ऐसा कुछ नहीं है। उसका लाइफ टाइम क्यों होना चाहिए कि भैया जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक, ठीक है, गिवन पॉपुलेशन में होना चाहिए, है ना। और कपल का होता है इसके अंदर रोल, ठीक है। चलो तो 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है जननी सुरक्षा योजना के ऊपर। और जननी का मतलब ही मदर होती है या फिर बोल सकते हो वुमेन होती है। और उनकी सुरक्षा आप कब कर सकते हो, तो हेल्थ में कर सकते हो उनकी, और खासकर किस टाइम पर, तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। सो स्कीम का समझ में आ गया आपको कि जननी सुरक्षा योजना किस चीज़ के लिए होगी। अब इसके ऑप्शन को देखो, स्टेटमेंट 1 के अंदर बोल रहा है इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। और जरा यहाँ पर ये सोचो दोस्तों कि यह बात तो सही कह रहा है कि सेफ मदरहुड इंटरवेंशन स्कीम हो गई है, ठीक है, लेकिन ये स्टेट की है, सेंटर की है, यहाँ ये यूपीएससी आपसे गेम खेल सकता है, ठीक है। ये बात को आपको माइंड में रखना है। और सेकंड स्टेटमेंट में आओ, यहाँ पर बोला ऑब्जेक्टिव, और मैंने आपसे कितनी बार बोला है ऑब्जेक्टिव एम, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर हमेशा करेक्ट ही होती है, हमेशा क्या मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट ही होती है। तो यहाँ पर बोला है इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। अरे वाह, कितना अच्छी बात कर रहे हैं। क्या रिड्यूस करना है हमें मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी को अमंग द पुअर प्रेग्नेंट, और यहाँ पर पुअर बोल भी दिया है, ठीक है, तो गरीब लोगों की हेल्प करी जा रही है यहाँ पर, तो ये सेकंड भी करेक्ट होगा। फिर देखो थर्ड वाला भी एम की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, कह रहा है इसका काम है प्रमोट करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। अरे बात बिल्कुल ठीक है, प्रमोट करने की बात कर रहे हैं हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को पुअर प्रेग्नेंट वुमेन को, तो ये भी ठीक होगा, है ना। अब देखो फोर्थ वाले में ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखो यूपीएससी में बोलता हूँ हमेशा नंबर्स में गेम खेलता है, ठीक है, नंबर्स में हमेशा जहाँ पर नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर यूपीएससी गेम खेलता है। तो कह रहा है यहाँ पर इट इज ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सीक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अरे 1 ईयर ऑफ एज बोल दिया यहाँ पर, कह रहा भैया 1 ईयर ऑफ एज तक हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, किसको, सीक इन्फेंट्स को। अरे भाई 1 ईयर ऑफ एज तक क्यों देंगे, हाँ सोचो जरा। भाई ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड करना है आपको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, वो भी इन्फेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेंट्स की बात हो रही है, और हम 1 ईयर एज तक क्यों देंगे, है ना। और हम आगे तक क्यों नहीं देंगे भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज है, आपको पता है, तो 1 ईयर तक क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ वाले में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूपीएससी गड़बड़ कर सकती है, ठीक है। तो इसे हमेशा गलत मानना है आपको, यहाँ पर 1 ईयर ऑफ एज तक बोल दिया है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है, और कभी भी यूपीएससी
नेशनल लेवल की बॉडी है, तो स्टेट लेवल की स्कीम की कोई मतलब स्टेट लेवल का कोई योजना होगी ना, तो उसके अंदर ना आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्टेट लेवल का स्कीम है। लेकिन ये ना तो पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस वाले में भाई स्टेट लेवल की स्कीम्स पूछ ली जाती है, लेकिन यूपीएससी में मोस्ट ऑफ दैम सेंटर की स्कीम होती है। तो ये सेंटर की स्कीम है, ठीक है, नेशनल स्कीम है ना कि स्टेट की। तो फर्स्ट काट दो, है ना, और फोर्थ भी काटो, तो आंसर क्या आएगा कि ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ पर मैंने आपको माइंड में प्रोवाइड किया है, और क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको माइंड में भी देखते हुए चलना है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिली जाएगी, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके वैल्यूडेशन करोगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड अभी वैल्यूडेशन नहीं करा रहा हूँ, रीज़न क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, और वैल्यूडेशन तो मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, और जो यहाँ पर स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे स्कीम्स के, क्योंकि मेंस में आपको यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 ना आपका दोस्तों 2023 का क्वेश्चन है, और ये अनीमिया के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, जो अनीमिया डिजीज होती है ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो दोस्तों, ये जो डिजीज है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, 4 to 5 ईयर से ये न्यूज़ में है अनीमिया वाली, क्योंकि बच्चों को हो रहा है अनीमिया। इसके अंदर होता क्या है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आयरन की कमी होती है, सुस्तपना से वो महसूस करते हैं। रीज़न क्या है, अनीमिया के अंदर सिकल सेल डिसीज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है ना, आरबीसी कम होते हैं बॉडी के अंदर। और आरबीसी का काम आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, हर टिश्यूज को ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। सो अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी बॉडी के अंदर, तो आप सुस्तपना सा फैटिक जैसा महसूस करोगे बॉडी के अंदर। तो अनीमिया मुक्त, मतलब अनीमिया से मुक्त होने की ये भारत स्ट्रेटेजी है। तो एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, जैसे दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर में ना, गवर्नमेंट ने आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट प्रोवाइड करी है बच्चों को फ्री के अंदर। ठीक है, आयरन एंड फोलिक एसिड की मेडिसिन प्रोवाइड करी है, कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। ठीक है, मतलब वीक में, एक हफ्ते में एक गोलियाँ जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है बच्चों को। और ये रीज़न यही है कि आयरन जो है कमी पूरी करेगा, आयरन की कमी पूरी करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, ये टेबलेट, और अनीमिया से लड़ने की हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी के अंदर ही प्रोवाइड करती है मेडिसिन भी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 के अंदर, इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कैल्शियम बोल दिया है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आयरन एंड फोलिक एसिड की मेडिसिन मिलती थी आपको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ना कि कैल्शियम की मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल भी दिया है प्री स्कूल चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स को और प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। यस, आयरन फोलिक एसिड की दी जाती है वो, ना कि कैल्शियम की। तो फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, इट रन्स कैंपेन फॉर डिलेड कोड एंड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब देखो दोस्तों, सेकंड वाले में बोल क्या रहा है, सिर्फ ये रन करता है क्या, एक कैंपेन हम रन करते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, जहाँ पर हम अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, क्या का, डिलेड कोड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लेना कि भाई डिलीट करना, ठीक है, कोड क्लैंपिंग को एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है। तो अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है, इतनी छोटी बात है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये सही ही होगा। थर्ड वाले में बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। अब मैं एक बात और बता दो दोस्तों, डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, ठीक है, हर साल इंडिया के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, जो डीवॉर्मिंग आपको पता है ना, जो वॉर्म्स कीड़े हो जाते हैं ना पेट के अंदर, उसको डीवॉर्म कराया जाता है। इसके लिए भी स्कूल्स के अंदर आपको मेडिसिन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। ठीक है, तो साल में एक बार खिलाया जाता है वो, है ना, वो मेडिसिन आपको। तो ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स को। हाँ, क्यों भी नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे इस काम में भी। अब फोर्थ में कह रहा है, ये एड्रेस करता है नॉन न्यूट्रिशनल कोज को ऑफ एनीमिया को इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरो फ्लोरोसिस। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं कि अनीमिया जो मुक्त स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉन न्यूट्रिशनल कोजेस को हम देख रहे हैं इसके अनीमिया को। और सही बात है भाई, न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो रहे तो अनीमिया जैसे डिसीज होंगे ऑफ अनीमिया को। ठीक है,
और फिर स्पेशल फोकस किस पे कर रहे हैं, मलेरिया के ऊपर भी, है ना। और हेमोग्लोबिन की तो कमी होती ही है दोस्तों, आरबीसी क्या है, हेमोग्लोबिन ही तो है आपका, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एंड फ्लोरोसिस, अब आपको ये नहीं पता होगा फ्लोरोसिस क्या होता है, कुछ नहीं, है ना, बट आपको ये होता है ना हेमोग्लोबिन, मलेरिया, ठीक है। तो इन सब को भी हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना, आपको फोर्थ भी करेक्ट मानना है, ठीक है, फोर्थ भी करेक्ट मानना है। और यहाँ पर फर्स्ट बस रॉन्ग होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं बोल रहा हूँ टफ क्वेश्चन है। अगर आपने अवेयरनेस नहीं है, जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना भाई एग्जाम टाइम में मुश्किल होता है, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करना एग्जाम टाइम में मुश्किल होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अवेयरनेस चाहिए आपको। अगर आप ध्यान रखते हो ना एज अ सिटीजन कि भैया अनेमिया के लिए लड़ने के लिए हमारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो हमें तो मिलती थी ये मेडिसिन RNA फॉलिक एसिड की। तो ये थोड़ी जनरल अवेयरनेस मुझे थी पहले से ही, ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस कराई जाती है स्कूलों के अंदर, बताया जाता है, अवेयर कराया जाता है। जब भी आप कोई मेडिसिन खाओगे तो जो टीचर्स हैं वो आपको समझाते हैं कि मेडिसिन क्यों दी जा रही है, ऐसे थोड़ी ना खा लोगे कोई मेडिसिन, है ना। तो जनरल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, भाई SSG के ऊपर ये क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर। और ये जो लाइन है ना यहाँ पर, सेकेंड वाली यहाँ पर देखो, इन एन SSG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। ये NCERT की लाइन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ये NCERT की लाइन है, क्लास 9th की इकोनॉमी की बुक में है ये, ठीक है। और ये क्लास NCERT से क्वेश्चन उठाया जाएगा, मतलब लाइन डाली गई है यहाँ पर, ठीक है। अब NCERT क्वेश्चन डेप्थ में पढ़ोगे, क्लास 9th की NCERT में लिखी हुई है लाइन कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर अगर कोई मेंबर जो है लोन लेता है ग्रुप के अंदर, तो सारे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ये NCERT की लाइन है ना। तो आपने कहीं भी स्टैंडर्ड सोर्स के अंदर ये नहीं पढ़ा होगा, और ये करेक्ट भी है, ये करेक्ट भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि NCERT का बहुत अच्छा रोल है आपकी प्रिपरेशन में। और थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला तो बहुत ईजी है, क्या रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट SSG, सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अरे हाँ, PSL टारगेट्स आपको पता है ना, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग हम करते हैं ना, SSG गोज को हम प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के अंदर हम लेंडिंग करते हैं ना, RRBs और शेड्यूल कमर्शियल बैंक इनको लोन देती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देती है इनको, यस हाँ देते हैं, सपोर्ट करने की बात कर रहा है भाई, ठीक है। और फर्स्ट वाले में देखो कह रहा है SSG प्रोग्राम जो है ओरिजिनली इनिशिएट किसने किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। बताओ ये बैंक का काम है क्या, अच्छा स्टेट बैंक ने करा तो PNB ने भी करा हुआ क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक का काम होगा कमर्शियल बैंक का, ठीक है। तो यहाँ UPSC ने गलत करा है कि भैया माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना का काम सिर्फ एक बैंक का नहीं होता, ठीक है। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि ये यहाँ पर बड़ा बैंक चाहिए जो कवर कर सके, और ऐसे में है हमारे पास NABARD, ठीक है, ऐसे में हमारे पास है NABARD, ठीक है। तो NABARD करता है, ठीक है, सपोर्ट माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इज रॉन्ग और बाकी दोनों करेक्ट है, और ये आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, P ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 2023 का ये, और ये असर से रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन ये मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि आप इसे कर सकते हो इजीली। कैसे, लॉजिकल साइड, यहाँ पर आपको लॉजिक माइंड यूज करना चाहिए, आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा आपसे। कह रहा है इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। कह रहा जो इंडिया का पब्लिक सेक्टर है ना हमारा हेल्थ वाला, ठीक है, ये फोकस करता है क्रिएटिव केयर के ऊपर, मतलब बीमारी हो गई तो उसको ठीक करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि उसे पहले से ठीक कर दे, प्रिवेंटिव मतलब पहले से ठीक कर दे, बीमारी होने से पहले ही, है ना, प्रमोटिव कर दे मतलब बीमारी होना, और या फिर रिहेबिलिटेट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड है हम, लेकिन क्रिएटिव वाले में ज़्यादा फोकस करते हैं, और लिमिटेड की बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि नहीं बिल्कुल ही फोकस नहीं करते, लिमिटेड फोकस है हमारा। और ये आपको पता है कि हमारा पब्लिक सेक्टर ऐसा ही है ना, आपको पता होगा, इंडिया में रह रहे हो इतना तो सबको पता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा था मैं, इजी क्वेश्चन है। अब सेकंड इसका रीजन दे रहा है कि अंडर द इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। अब एक बात बताओ दोस्तों, आपको पता है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है,
तो यहाँ तो यह बात सही लगी हुई है कि डिसेंट्रलाइज अप्रोच है हमारे यहाँ हेल्थ केयर डिलीवरी का, ठीक है। और इसके अंदर स्टेट्स के पास प्राइमरी रोल होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ये तो बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन दोस्तों क्या ये फर्स्ट वाले का रीज़न है? फर्स्ट वाले का रीज़न है? ऐसा होता है क्या हमारे यहाँ कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी वजह से हम क्रिएटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रिवेंटिव पे कम? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ना फंड की कमी है, इसलिए ये रीज़न है। हमारे पास मैन पावर की कमी है, इसलिए रीज़न है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए रीज़न है, ना कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, इसलिए रीज़न है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। दैट इज कि स्टेटमेंट वन और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सेकंड जो है एक्सप्लेन नहीं करता फर्स्ट को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कैजुअल वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया का कैजुअल वर्कर्स है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और फर्स्ट में ऑप्शन में ये दे रहा है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। अब इन्होंने बोला कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, उनको पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड से का जो फैसिलिटी है उनको मिलता है। और आपको पता है दोस्तों, पीएफ सबका नहीं कटता और सबको नहीं मिलता इंडिया के अंदर, ठीक है। इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 18+ हो गए हो आप, है ना। तो ये तो नहीं मिलता सबको। तो फर्स्ट वाला जैसे कट मारते हो ना, आंसर तो आपके पास वैसे ही आ जाता है, ठीक है, बी। और इसमें की और सेकंड और थर्ड करेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर तो मिल जाता है, लेकिन आपको सेकंड और थर्ड भी देखना है। क्या ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट। ये इंडिया के लेबर लॉज के अंदर डिफाइंड है कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं ना, उनको रेगुलर वर्किंग आवर्स के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, और ओवर टाइम वर्क करेंगे उसका भी पैसा मिलना चाहिए, और ये तो होना ही चाहिए, बेसिक राइट है, ठीक है। थर्ड वाले बोल रहा है गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और इंडस्ट्री सेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। अब देखो दोस्तों, भाई बैंक अकाउंट में पैसा आते हैं ना आजकल, है ना, चेक से पैसा मिलता है ना। अब केस में पैसा कम मिलता है, रीजन क्या है कि ताकि ब्लैक मनी वगैरह ऐसा कुछ काम ना हो, ठीक है, इनकम टैक्स चोरी ना हो। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इस काम कर सकती है, ये तो पहले ही बोल दिया इसने। और गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती भाई, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले निकाल के दिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दोस्तों बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, बहुत ज़्यादा ये स्कीम जो है आयुष्मान भारत आपका जो है ना, जो है न्यूज़ में रहा है। तो इससे तो भैया कंफर्म था कि हाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछनी ही पूछनी है, यूपीएससी इस स्कीम से क्वेश्चन पूछेगी पूछेगी, तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए था, ठीक है। उस टाइम करंट अफेयर्स में भी था, है ना। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। और देखो दोस्तों, ये आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर मैं तो नहीं मानता कि ये स्कीम जो है ना सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि मैंने बहुत जने को देखे हैं कि ये आयुष्मान भारत के कार्ड बने होते हैं, और ये गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो भी इनके पैनल में आता है ना आयुष्मान भारत के, ये इलाज नहीं करते। रीजन बताता हूँ, यहाँ पर कैशलेस पेमेंट होती है, मतलब गवर्नमेंट पेमेंट करती है इन हॉस्पिटल्स को, लेकिन इनको पेमेंट जो है ना मिलती नहीं है हैंड टू हैंड, ठीक है। हैंड टू हैंड इनको पेमेंट नहीं मिलती, ये इलाज नहीं करते। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, ये इलाज नहीं करते और ये वापस कर देते हैं ऐसे लोगों को। और पुअर लोग होते हैं भैया, वो लोगों के ही तो ये आयुष्मान भारत कार्ड बने होते हैं ये। तो भाई बोला गया है कि आपको 5 लाख रुपीज तक का हर साल फैमिली को जो है इलाज करा सकते हैं मुफ्त में, प्राइवेट में भी, जो भी पैनल में आता है, ठीक है, आयुष्मान भारत की। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जमीनी स्तर पे ग्रास रूट लेवल पे ये स्कीम जो है ना सक्सेसफुल हुई ही नहीं। फेलियर है गवर्नमेंट का, फेलियर है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब इस स्कीम का फ़ायदा उनको हुआ ही नहीं है। क्योंकि देखो मैं थोड़ा वो जो है ना काम करता रहता हूँ ग्रास रूट लेवल पे ना, मैं भी काम करता रहता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कभी, ठीक है। मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो ये काम मैं करता रहता हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम प्रोवाइड कराने के काम ना ये मैं करता हूँ। तो मैंने ये देखा है इस स्कीम के अंदर लोगों को बहुत कम फ़ायदा हुआ है, मतलब हुआ है लेकिन बहुत कम फ़ायदा हुआ है ना। दिल्ली में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ पर यही इलाज जो है ना मुफ्त में हो ही रहा है, बस भीड़ ज़्यादा है, आपको पता है भाई पॉपुलेशन है ना। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि बहुत प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अरे पब्लिक वाले तो कर लेंगे, कोई गवर्नमेंट का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम, लेकिन प्राइवेट वालों को
सब इस पैनल में नहीं आते, सब इस पैनल में नहीं आते। ठीक है भैया, फोर्टिस हॉस्पिटल है, ठीक है, इतने बड़े वेदांता हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, इनके अंदर ये सब आता ही नहीं है आयुष्मान भारत में। तो काहे का आयुष्मान भारत स्कीम भाई? ठीक है, तो फर्स्ट काटो, है ना। तो आंसर तो वैसे ही आपका आ रहा था, ये भैया आंसर तो आपका वैसे ही आ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया आपका आंसर इसमें क्या है। बी है, दैट मीन्स की 3 है। तो इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक बोल दिया है कि इसका काम है कि सबको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना, तो सारे के सारे सिटीजन जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है भाई। ये जो है 5 लाख तक का जो दिया गया है इलाज, ये उनको दिया गया है जो लिस्ट में जिनका नाम होता है, ठीक है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रहे हैं। ठीक है, जो सर्वे हुआ था, ठीक है, जो भी 2001 या 2011 का सर्वे है, इसके अंदर गरीब लोग थे, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी पीपल थे, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के अंदर, ठीक है, तो उनको ये स्कीम के अंदर बेनिफिट दिया गया था। सभी को थोड़ी ना दिया गया था, अमीर लोगों को भी जोड़ देंगे क्या इसके अंदर? है, अमीर लोगों को भी फ्री फैसिलिटी देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो सेकंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वेग स्टेटमेंट है और उसको कट मारना ही चाहिए आपको। तो थर्ड तो सही है, इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर कैशलेस पेमेंट होती है, गवर्नमेंट पेमेंट करती है, और ये पेमेंट जो है शायद मंथ के एंड में या फिर 2-3 महीने के बाद गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको पैसा मिलता होगा, इसलिए ये इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हैंड टू हैंड पैसा चाहिए होता है। तुमने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे ना, ये कहते हैं भैया जाओ पहले बिल भरना, पेमेंट करके आओ, तब जाके इलाज स्टार्ट होगा, है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ठीक है, 13 है कि भैया करेक्ट बताओ, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि रेफरेंस आपको देखना है 1991 का, है ना, और 1991 के अंदर पहले बता दिया इसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो उसका रेफरेंस देखकर आपको बताना है कि क्या हुआ इंडिया के अंदर। तो इसने बोला है 1991 से कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी थी ना, रुपीज़ पर वर्कर एट 2004 और 5 की प्राइस के अंदर, ये इंक्रीज हुई है अर्बन एरियाज के अंदर, वाले इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। अब देखो दोस्तों, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है, तो सिर्फ अर्बन वाले ही आगे बढ़ेंगे क्या? रूरल वाले आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? और थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ेंगे? ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ तो बोल दिया कि डिक्रीज हो गया उल्टा। ठीक है, थोड़ा सा आगे ना बढ़ने की जगह डिक्रीज हो गया है प्रोडक्टिविटी, कहाँ पर? रूरल एरियाज के अंदर। तो ये गलत होगा भाई, बिल्कुल भाई, रूरल एरियाज के अंदर ही बढ़ेगा और अर्बन एरियाज के अंदर ही बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, तो काट मारो ना भैया फर्स्ट वाले को। और यहाँ देखो थर्ड वाला दोनों स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब थर्ड वाला सही है। क्या रूरल एरियाज के अंदर जो ग्रोथ हुई है नॉन फार्म इकोनॉमी के अंदर, ये इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले एग्रीकल्चर इन सब पे हम ध्यान दे रहे थे, लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन हमने नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया है, तो ये रूरल एरियाज के अंदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो आपको सबको पता होगा। और फोर्थ वाले पे आओ, कह रहा था ग्रोथ रेट है कहाँ पर? रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्रीज हुई है। मतलब 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जो है जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, मतलब ग्रोथ रेट मतलब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है ये डिक्रीज हुआ है। ये रीजन बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो भैया फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ होगा? शहर में होगा, अर्बन सिटीज़ में होगा। तो जो गांव के लोग हैं एग्रीकल्चर से शिफ्ट कहाँ करेंगे? इंडस्ट्री में करेंगे, और ये कहाँ जाएंगे इसके लिए? अर्बन सिटीज़ में जाएंगे ना। तो इसलिए डिक्रीज हुआ। तो ये फोर्थ इज करेक्ट। सेकेंड बारे में बोल रहा है परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन दी वर्क फोर्स स्टेडली डिग्री इंक्रीज। और मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पर स्टेडली लिखा होगा ना, ये रॉन्ग ही होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि स्टेडली का मतलब क्या बोल रहा है? ऐसा ग्राफ बोल रहा है, ना कि ऐसा ग्राफ बोल रहा है ऊपर नीचे वाला। यार रूरल एरियाज के अंदर जो वो परसेंटेज जो है शेयर जो है रूरल एरियाज के अंदर और फोर्स की, ये स्टेडली इंक्रीज हो गई है, एकदम से इंक्रीज हो गई। यार ऐसा थोड़ा ना। सेकंड कट मारो और आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, ये तो आपका आना ही था। सेकंड तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था आपका। क्वेश्चन नंबर 14, in a given year official poverty lines are higher in some states than in others because कह रहा है
इंडिया के अंदर देखोगे, ठीक है, इन गिवन गिवन ईयर, कोई सा ईयर के अंदर, ठीक है, पॉवर्टी लाइन जो है हायर होती है इन सभी स्टेट्स के अंदर, है ना, बाकी सभी स्टेट से। इसका रीज़न क्या है? मतलब किसी के अंदर पॉवर्टी लाइन आपको जो मापदंड है पॉवर्टी लाइन का, किसी में ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम का मिलेगा। तो ऐसा रीज़न ये होता है, आपको पता है ना कि हर जगह प्राइस, है ना, और स्टेट का जो टैक्स है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइस लेवल ही दोगा, वेरी करता है स्टेट से स्टेट। ये तो बहुत ईजी था, है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच एनेबल्स। अब देखो दोस्तों, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि जो आप एच वगैरह पढ़ते हो ना, ठीक है, यहाँ पर एच के इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ के, एजुकेशन का, स्किल्स का, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको देखना है कि भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होता क्या है। भैया हम ह्यूमन को स्किल्ड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मेन पावर बढ़े हमारा, ठीक है, ठीक है, हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है इंक्रीज हो, है ना, वर्थफुल हो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो इसने बोला है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है एज ए कंसेप्ट बेटर एक्सप्लेन जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस जो एनेबल करता है इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। अरे नहीं, हम कैपिटल मतलब मशीन वगैरह हम इसके अंदर मतलब इंक्रीज नहीं करते, हम ह्यूमन कैपिटल बढ़ाते हैं। मतलब ह्यूमन को जो है हम स्किल्ड बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये जो हमारा वर्क फोर्स है ये स्किल्ड वर्क फोर्स हो, ठीक है, काम के योग्य हो, ठीक है। तो क्या है, इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, ये बात बिल्कुल ठीक है। कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ। फिर मैंने बोला कि भैया मशीन नहीं बढ़ाते हम यहाँ पर, तो ये गलत होगा, ठीक है, ये आपका गलत होगा। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं। अरे यहाँ पर छूने वाली बात नहीं कर रही है, यहाँ इंटेंजिबल इंटेंजिबल वेल्थ बढ़ाओगे आप, जैसे हेल्थ, इसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे स्किल्स, इसको आप छू नहीं सकते, नॉलेज, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? तो भैया यहाँ पर गलत है आपका क्या, थर्ड और फर्स्ट। तो आंसर क्या होगा आपका? थर्ड और फर्स्ट गलत है आपका, तो आंसर आपका 2 और 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऊपर, तो मैं समझाऊंगा नहीं ये स्कीम क्यों लाया गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये सीखो कि प्रमोट करता है एफडीआई को गोल्ड एंड ज्वेलरी के लिए, इसलिए लाया गया था। अरे नहीं भाई, इसलिए थोड़ी ना लाया गया, हम तो भैया कम करना चाहते हैं गोल्ड के ऊपर जो है डिपेंडेंस, ये इसलिए लाया गया था। थर्ड वाला तो करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, सेकंड वाला काट दो। और इसका आंसर दोस्तों है 1 और 3। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ताकि हम गोल्ड की जो डिपेंडेंस है हमारी उसे कम करेंगे और गोल्ड को जो है ना बॉन्ड के बराबर ले आएंगे, ठीक है। गोल्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंदर था क्या कि हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कर रहे थे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूज कर रहे थे, मतलब बॉन्ड के अंदर हम ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे जो आपको गोल्ड से मिलता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है टू ब्रिंग आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउस होल्ड्स इनटू इनटू द इकोनॉमी, ये बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है उदय स्कीम का जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होगी, ठीक है, उदय स्कीम, कह रहा है उसका पर्पस क्या है स्कीम का, उसका पर्पस क्या है स्कीम का। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब स्कीम तो भैया फैक्चुअल होती ही है, लेकिन उदय से आपको क्या समझ में आ रहा है? उदय मतलब जैसे सूर्य उदय की बात करते हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या लाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पकड़ो कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी इन सब की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है प्रोवाइडेड टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स, ये तो नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन दी कंट्रीज बाय 2018, 2 साल के अंदर सबको प्रोवाइड कर देंगे ये, 2016 का क्वेश्चन है ये, ऐसा कुछ नहीं, कट मारो। रिप्लेसिंग coal based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind, tidal power plants over a period of time। अरे भैया मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम में हम सब कुछ रिप्लेस कर देंगे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। अरे अभी अभी तक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो बचा क्या, डी, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज।
क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉस हो रहा था, तो उसको हम यहाँ पर फिनेंशियल टर्न अराउंड करना चाह रहे थे, रिवाइवल करना चाह रहे थे उनका उदय स्कीम के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहा है ये उस टाइम पे। अकाउंट्स खोले गए थे जीरो बैलेंस के, ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन करा गया इसके अंदर गरीब लोगों का, ठीक है, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है। तो ये एक बहुत ही जी स्टेटमेंट है, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। अरे भाई एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भैया दिखता नहीं है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं छुपन बेरोजगारी। छुपन मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति काम करे या ना करे, ठीक है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो माना जाता है। ठीक है, कि उसके करने से या ना करने से प्रोडक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बस वो फ्री नल्ला बैठा हुआ था, खाली बैठा हुआ था, तो उसको बोल दिया चल आजा साथ काम है, काम कर लेते हैं, हमारा हाथ बिठा दे। वैसे तो तू हाथ नहीं भी बिठाएगा तब भी ये काम तो होना ही है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा ऐसे में। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर लेबर इज जीरो नहीं होगा, मतलब वो बढ़े या ना बढ़े। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है चेंज, मतलब उसके बढ़ाने या घटाने से प्रोडक्टिविटी के अंदर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ऑफ लेबर की वो जीरो रहेगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 20 टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। अरे भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फ़ायदा उठाना है ना, और डेमोग्राफी का मतलब समझते हो पॉपुलेशन की बात हो रही है, डिविडेंड का मतलब उसके फ़ायदे की। तो तब फ़ायदा कब उठेगा जब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है स्किल्ड हो, है ना, हमारा यहाँ का जो मैन पावर है ना, ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्किल्ड वर्क फोर्स हो, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, हेल्थ लोगों की बढ़े, एजुकेशन, है ना, नॉलेज स्किल बढ़े। तो ऐसे में हम क्या करें, प्रमोट ना करें स्किल डेवलपमेंट को। यस सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तभी तो फायदा होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी यहाँ यंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, और इसका फायदा कब उठेगा जब इनको स्किल्ड बनाओगे, अनस्किल्ड में थोड़ी ना फायदा उठाएगा मिलेगा। और अभी की प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया है कि मल्टी डायमेंशन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, पॉवर्टी को इंडेक्स करने के लिए, और ये डेवलप किसने किया है ये भी याद कर लो, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ने करा है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है किसका, यूएनडीपी का। ठीक है, तो इसे यहाँ भी याद कर लो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर यहाँ पर हम मल्टी डायमेंशन के अकॉर्डिंग पॉवर्टी को मेजर्स करेंगे। और देखो दोस्तों, ये ना PT 65 में भी लास्ट 2 to 3 ईयर से आ जाता है। ठीक है, हमेशा ये आपको डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिलेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि इंडिया का भी जो नीति आयोग है वो अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है निकालती है। तो इसके अंदर यहाँ पर बोला गया है कि इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं डेप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन को, हेल्थ को, एसेट्स को, और सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल्स को। और देखो दोस्तों, अगर आप पॉवर्टी मेजर कर रहे हो तो आप एजुकेशन भी देखते हो, ये सुनो, क्यों उनको एजुकेशन मिल रही नहीं मिल रही, है ना, ऐसे लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही नहीं मिल रही, एसेट्स वगैरह, है ना, और सर्विसेज उनको हाउस होल्ड लेवल पर प्रोवाइड हो रही नहीं हो रही। तो यस ये तो आना ही चाहिए। और थर्ड वाला है कि एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल। अब देखो दोस्तों, पॉवर्टी इंडेक्स करने के लिए ना, क्या आप ये सब देखते हो क्या, नहीं देखते हो ना, कहीं नहीं देखते भाई ये चीज़ें, जीडीपी वगैरह। ठीक है, तो इससे तो कट मार दो, आंसर तो आपको वैसे ही आ गया है, ए है ना। और परचेसिंग पावर पैरिटी भी नहीं देखते भाई आप। ठीक है, पॉवर्टी मेजर करने के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी क्यों देखोगे आप तो यहाँ पर एक तरीके से कंट्री को मेजर कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ना कि पॉवर्टी मेजर कर रहे हो कंट्री के अंदर, है ना, तो इसे कट मारो। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, और इसका देखो दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि और भी जो डायमेंशन है यहीं पे याद कर लेना, और यहीं पे इसका वैल्यूडेशन कर लेना। मैंने आपको माइंड मैप में प्रोवाइड कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 का माइंड मैप आपको दिखा देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, तो इसको यहीं पे वैल्यूडेशन कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 विथ रेफरेंस टू द नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो दोस्तों, नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड
रीसेटलमेंट पॉलिसी है किसकी, 2007 की, जिसके अब तक स्कीम से पता चल रहा है कि नेशनल लेवल पे स्कीम है, रिहैबिलिटेट करने की स्कीम है, रीसेटलमेंट करने की पॉलिसी है इसके अंदर। ठीक है, अब बताओ इससे अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो देखो दोस्तों, इसमें बोला है ये पॉलिसी जो है एप्लीकेबल है, अब ध्यान रखना, ओनली वर्ड, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड का यूज करा गया है, ओनली, तो इसको ध्यान रखो कि भैया ओनली टू द पर्सन्स अफेक्टेड बाय द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड नॉट टू इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एनी अदर रीजन। कह रहा है इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, ठीक है, जो अफेक्टेड हुए हैं एक्विजिशन ऑफ लैंड प्रोजेक्ट से, मतलब गवर्नमेंट जो है लैंड प्रोजेक्ट्स के लिए एक्विजिशन करती है उनकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ही सिर्फ जो है इसके अंदर रिहेबिलिटेट करा जाएगा, ना कि उन लोगों को करा जाएगा जो इनवॉलेंट्री, ठीक है, जो मतलब चाहते नहीं है, मतलब इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मतलब खुद से नहीं चाहते, ठीक है, तो चाहे वो कोई सा भी रीज़न हो उसके लिए, ठीक है, ड्यू टू एनी अदर रीज़न। तो भाई कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दोस्तों, कह रहा है सिर्फ उन लोगों को देंगे जो इफेक्ट हुए हैं एक्विजिशन ऑफ लैंड प्रोजेक्ट से, और इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट वालों को नहीं देंगे। ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे इनवॉलेंट्री वालों को, यहाँ सबको देना चाहिए ना। और सेकंड वाला देखो दोस्तों, यहाँ मिनिस्ट्री दी गई है ना, और मिनिस्ट्री यूपीएससी गलत करती है, आपको पता है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है मिनिस्ट्री का बहुत अच्छे से करना है ना। जब तक मिनिस्ट्री मैच ना कर जाए स्कीम से तब तक ही मतलब उसे करेक्ट मानना, अदरवाइज मिनिस्ट्री जो है एग्जाम में गलत ही आता है। कह रहा भाई द दिस पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कह रहा भैया बताओ सोशल जस्टिस और इन सब का काम तो भैया आपको पता है कि जस्टिस प्रोवाइड करना, ये ठीक है, ये सब काम तो उसमें होता है ना, मतलब कि सोसाइटी वगैरह में, है ना, इन सब में काम होता है ना, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है वहाँ पर काम होता है, ठीक है, पुअर लोगों को जस्टिस देने की बात होती है तो वहाँ होता है, ताकि यहाँ पर होगा जहाँ पर रिहेबिलिटेशन करने की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ डेवलपमेंट वगैरह वाली जो है मिनिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है, तो इसका करेक्शन कर लो, यहाँ पर मिनिस्ट्री आ गई रूरल वाली, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट वाली, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाली, ना कि सोशल जस्टिस की। तो दोनों ही यहाँ पर कहलाते हैं और आंसर होगा यहाँ पर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों, ये सब इंस्टीट्यूशन जो है ना आप डेप्थ में पढ़ते हो, और मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, तो वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कौन निकालता है ना, तो इन सब के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। और यहाँ पर जितनी ये एजेंसी दे रखी है ना, इनके मेन मेन काम, फीचर्स और इनके इंडेक्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो एक बात तो और बता दूँ, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना अब बंद हो गया है, ठीक है, अब ये बंद हो गया है ना, तो ये भी ध्यान रखना, शायद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बंद हुआ है या एज ऑफ डूइंग बंद हुआ है, सॉरी, एज ऑफ डूइंग रिपोर्ट बंद हुई है, ठीक है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बंद हुई है, ना कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बंद हुआ है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका है भैया, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक है ना, है वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन्हीं का काम है, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालना। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है इसके अंदर तुम्हें एक देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट होता है, ठीक है, आपको पता है ना वर्ल्ड बैंक एक दो बैंक मिलकर थोड़ी ना बने, ठीक है, इसमें तीन चार है ना। और इनकी रिपोर्ट भी आपको याद रखना है जो वर्ल्ड बैंक निकालती है, जैसे ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो बता रहा था ये बंद हो गया है, इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो ये निकालते ही हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वाले, ठीक है, तो ये सब याद रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वगैरह, है ना। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है किस लिए है, आईएमएफ के बारे में पता होगा, और आईएमएफ की भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिपोर्ट निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, और यूएनडीपी का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव ईच सैंपल विलेज, ठीक है, तो इंडिया का भी एचडीआई रिपोर्ट आता है ना, तो उसके अंदर ये क्या प्रोवाइड नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज इंडेक्स, एजुकेशन रिलेटेड इंडेक्स, हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, एचडीआई रिपोर्ट के अंदर एजुकेशन तो आता है, हेल्थ भी आता है, स्किल भी आती है, ठीक है, बट
और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज भी आएगी, ठीक है। मतलब लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा निकालता, ये है इसका आंसर, ठीक है, डी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 के ऊपर, सॉरी 25 के ऊपर। और 25 के क्वेश्चन जो है इसके अंदर बात करी जा रही है कि इंडिया के अंदर जो रूरल इनकम्स होते हैं वो जनरली लोअर होते हैं देन अर्बन इनकम्स के। तो उसके क्या रीज़न है, ठीक है। और कुछ रीज़न तो आपको लॉजिकली पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल बेस्ड है। और यहाँ पर एलिमिनेशन मार सकते हो, ये तो ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर जो है इलिटरेट होते हैं, है ना, एंड नो लिटिल अबाउट द साइंटिफिक एग्रीकल्चर। और ये तो बात सही है, ये बात सही है कि हमारे यहाँ के जो फार्मर है वो इलिटरेट है और उनको साइंटिफिक एग्रीकल्चर के बारे में लिटिल ही नॉलेज है, बहुत ही कम नॉलेज है, ये बात सही है, इसलिए इनकी जो है इनकम है कम होती है। सेकंड बोल रहा है कि प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन दोस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ये बात सही है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका प्राइस कम होता है जो मैन्युफैक्चर वाले से होते हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं, ये बात सही है। थर्ड वाले बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है एग्रीकल्चर के अंदर हैज़ बिन लो व्हेन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, और ये भी बात सही है। इन्वेस्टमेंट हम एग्रीकल्चर में बहुत कम करते हैं जितना इंडस्ट्री में करते हैं, और इंडस्ट्री में भाई इन्वेस्टमेंट ही इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, ताकि तभी जाके तो इंडस्ट्री बूस्ट करती है ना। तो इसका आंसर देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से तीनों ही करेक्ट होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर रीज़न पूछा है तो रीज़न भैया थोड़ा बहुत तो सबसे ही आएगा, है ना, थोड़ा बहुत तो सबसे ही आएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये रीज़न हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था और आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, टू नो वेदर रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर। तो क्या करना चाहिए कि भैया अगर हमें जानना है कि रिच जो है और रिच होता जा रहा है और पुअर जो है और पुअर होता जा रहा है, तो ऐसे में क्या कंपेयर करोगे, आप उनकी इनकम करोगे कंपेयर, ये सो नो करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। अब और आपने मतलब कोविड के टाइम पे ना के सेफ रिकवरी के बारे में भी सुना होगा, के सेफ रिकवरी, ठीक है, मतलब पुअर और मतलब पुअर और पुअर होते जा रहे हैं और जो रिचर हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, है ना। तो के सेफ रिकवरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कोविड के टाइम पे, तो वो हम इनकम से देख रहे थे, तो यहाँ भी इनकम ये देखेंगे ना भाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है, ये बोल रहा है बी वाला। और द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और सी वाला बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इनकम रिसीट्स एट पॉइंट ऑफ टाइम। डी वाला बोल रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स अमंग टू सेट्स ऑफ पीपल, वन रिच एंड अदर पुअर, ये बिल्कुल नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की बात नहीं है, यहाँ पर इनकम की बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किनका, आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स का इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, बिल्कुल बात सही है कि भैया हम एक काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल का देख लेते हैं इनकम कितनी है आज के टाइम पे, फिर देखेंगे 5 साल के बाद कितनी है इन सब की, तो पता चलेगा जो रिच है और रिच होता जा रहा है, नहीं हो रहा, और पुअर हो रहा है या फिर अमीर हो रहा है, ये पता चल जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर होगा बी, आगे सी। क्यों, यहाँ पर बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स के बारे में बात कर दी, तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन अमीर था कौन गरीब था, है ना। और यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल की बात कर दी तो कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कुछ सालों के बाद। अगर सेम सेट ऑफ पीपल लोगे जिनकी इनकम सेम थी, है ना, और फिर अब 5 साल 10 साल के बाद देखोगे तो पता चलेगा कि अमीर अमीर होता चला गया या गरीब गरीब होता चला गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रोथ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज वेरी लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। कह रहा भैया बताओ जो ग्रोथ रेट है ना, इनमें से सेक्टर्स का इसके अंदर वेरी लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होगी, मतलब किस में होगी सबसे कम। अभी मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, इलास्टिसिटी आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं इलास्टिसिटी के बारे में बता देता हूँ। जैसा आप डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ते हो, सप्लाई इलास्टिसिटी पढ़ते हो, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते हो, है ना, क्वांटिटी इलास्टिसिटी पढ़ते हो, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं चेंज कि बेस चेंज करने से हमें आउटपुट क्या चेंज मिला, ठीक है, फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है इलास्टिसिटी किस में होगी, और यहाँ पर पूछा गया है वेरी लो, मतलब आप बहुत कम चेंज करते हो तो प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम चेंज होता है, तो बताओ किस में होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर होगा मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में यस हायर एम्प्लॉय इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी आपको, कंस्ट्रक्शन में भी देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी, लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग में सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसका आंसर होगा डी। और इससे हमारे जितने भी यूपीएससी क्वेश्चन थे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सारे सॉल्व हो गए। 27 क्वेश्चन थे इसके अंदर और हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब, और वो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे अभी। और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जिसके अंदर हमने पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे सॉल्व कर लिए है ना, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करते हैं ना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका एक सेक्टर, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया है ना, और अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इनसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इनके भी जो है लास्ट 35 ईयर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसके अंदर भी दोस्तों 1993 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये भी क्वेश्चन 27 है। ठीक है, यहाँ पर भी 27 क्वेश्चन है, तो चलो इन्हें भी सॉल्व करते हैं अब। दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंडस्ट्रीज से, सर्विस सेक्टर से और अदर सेक्टर से भी। सो 2025 में ही इंडियन रेलवेज के ऊपर क्वेश्चन आया था। और दोस्तों ये जो कवर सिस्टम है ना, जो यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, दोनों ऑप्शन के अंदर, सेकेंड और थर्ड के अंदर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में भी था। कवर सिस्टम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, इवन मतलब हर हफ्ते के अंदर, मतलब न्यूज़पेपर में आपको कवर सिस्टम के बारे में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इंडियन रेलवेज के अंदर आपको एक्सीडेंट के केस भी देखने को मिल रहे थे, है ना। तो कवर सिस्टम उसी चीज़ के लिए है कि कुल टक्कर ना हो जाए, मतलब ट्रेन के बीच में, है ना, रेलवेज के बीच में, है ना। तो ये उन्हीं से ही सेफ्टी नॉर्म्स के लिए ये सिस्टम डेवलप करा गया था, वो भी ये इंडिया के अंदर इंडिजिनसली ही डेवलप करा गया है। ठीक है, तो ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, बाहर से ये टेक्नोलॉजी हम लेकर ही नहीं आए कवर सिस्टम। ठीक है, तो अपनी टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये तो बात सही है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसने बोल दिया है कि डेवलप हुआ है ये इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। यही गलत हुआ, क्योंकि जब ये इंडिजीनियसली डेवलप है तो जर्मनी का हम कहाँ से यूज़ करेंगे भाई? जर्मनी की कैसे हेल्प लेंगे, हम क्यों लेंगे, कोलैबोरेशन क्यों करेंगे? और एक बात और मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चंस को ना सही से पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ पर ना पूछा गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है, यहाँ करेक्ट तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट लिख दिया इन्होंने। यहाँ तक कि इन्होंने ये नहीं लिखा कि इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पर बोल दिया इन्होंने नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नोट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो नॉट करेक्ट में सेकंड तो नॉट करेक्ट है, बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड वाले में आओ, कह रहा कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अब ये RFID क्या होता है? तो ये रेडियो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, मतलब एक रह गया आपका, इसके अंदर जो है ना आपको सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, कि भैया ट्रेन आ रही है, ट्रेन कितने पीछे है, कितने आगे है, इससे आपको लोकेशन बदल जाता है ना। सो ये चीज़ जो है RFID टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होती है, और ये सही है, ठीक है, ये सही है। अब ये कैसे मतलब पता करोगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है? तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, कवर सिस्टम में कंसिस्ट होता है क्या, RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक, ठीक है, ट्रैक के ऊपर ये फिटेड है, ठीक है, स्टेशन सेक्शन के ऊपर, सब में नहीं, स्टेशन सेक्शन के ऊपर बोला गया है। ठीक है भाई, पूरे ट्रैक के ऊपर तो नहीं हो सकता पॉसिबल, इतनी बड़ी ट्रैक है इंडिया के अंदर, ठीक है, लेकिन जो स्टेशन होते हैं ना, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे फिटेड, ठीक है, ट्रैक के ऊपर, और ये सही है। और सही तक पूछा नहीं गया ना, तो इसे कट मारना है आपका ऑप्शन से। जैसे कट मारोगे ना, आपका आंसर अपना आप आता है, वो है ए। ठीक है, तो 2025 के एग्जाम के अंदर भी एलिमिनेशन आपसे लग जाएगा आराम से, है ना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला कह रहा है इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड
नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे वाले स्टेटमेंट गलत ही होते हैं, जो बोल देते हैं कि भाई 2028 तक ही हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, जो नज़दीक वाले डेट होते हैं, जैसे कि 2025 का क्वेश्चन है तो बोले 3 साल के अंदर ये फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे जो है ना स्टेटमेंट गलत ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, और रॉन्ग ही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। और यहाँ से आपको वैल्यूएशन कर लेना है, यहाँ माइंड मैप में मैंने दे रखा है, ठीक है। कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये, ठीक है। और RFID क्या होती है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, इसे देख लेना। स्टेटमेंट 2 कह रहा है विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। CSR फंडिंग के बारे में आप सुनते हो ना, ये 2024 का क्वेश्चन है आपका, और इवन ये स्टेटिक का ही पोर्शन है, ठीक है। आप पढ़ते हो कि भैया CSR जो है ना सबको देना होता है, जितने भी कॉर्पोरेट हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं, ठीक है, जो जिनका 5 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट होता है ना, तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होती है, अलग से एक फंड करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि CSR रूल्स जो है स्पेसिफाई है दैट कि एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR एक्टिविटीज़। अब मैं आपको एक बता दूँ दोस्तों, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, फैक्ट्रीज होती हैं ना, जो कॉर्पोरेट टैक्स भरती हैं, इनको CSR फंडिंग करनी होती है, तो ये NGO वगैरह में पैसे लगाते हैं डेवलपमेंट के लिए, या बोल सकते हो सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, लोगों के लिए, पूरे लोगों के लिए। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे स्कूल चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर CSR फंडिंग से ही स्कूल चलते हैं, है ना। NGO चलते हैं, उनको CSR फंडिंग मिलती है ना। तो ये कॉर्पोरेट वाले फंडिंग करते हैं, और इनको देना होता है, मतलब अपने प्रॉफिट का 1%, 2% ऐसा देना होता है इनको फंडिंग। लेकिन यहाँ पर सही बात है कि भैया CSR फंडिंग आपको अलग से देनी है, अपने फायदे के लिए थोड़ी देनी है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये बेनिफिट करेगा कंपनी को डायरेक्टली, है ना, और इनके एम्प्लॉय को, तो ये CSR एक्टिविटीज़ नहीं खिलाएंगी। बात बिल्कुल ठीक है, नहीं खिलाएगी भाई। जब ये खुद के लिए कर रहे हैं इस काम को, तो ये कैसे माना जाएगा कि ये सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं? नहीं ना, ये कॉर्पोरेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर सही होगा, है ना। सेकंड वाले में बोल रहा है CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। अब एक बात बताओ, जब मिनिमम स्पेंडिंग हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, है, तो फिर तो कोई पैसा देगा ही नहीं ना, फिर तो कोई पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पर बोलेंगे ही नहीं हम कि आपको मिनिमम इतना परसेंट आपको फंडिंग करनी है CSR एक्टिविटीज़ के अंदर। तो कोई बोलेगा भाई गवर्नमेंट ने बोला ही नहीं है कितना करना है, तो कोई बोल देगा कि नहीं भैया हम तो भैया 1000 रुपये कर दे रहे हैं, 1000 रुपये थोड़ी ना करना होता है ना। कोई करेगा कि नहीं यार मेरा तो मन है करने का, तो मैं 15 करोड़ रुपये कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसको प्रॉफिट के हिसाब से 1%, 2% देना होता है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर गलत है, और ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर वैल्यूडेशन में कर लेना दोस्तों, कि यहाँ पर 2% होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और ये भी जो है ना कैटेगरी के हिसाब से होता है ना, टर्नओवर, प्रॉफिट, इस हिसाब के अकॉर्डिंग होता है इस काम को, ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब देखो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये फिगर्स ना न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बोल दिया है इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। भाई 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट्स की। और आपको पता है कि इंडिया इतना एक्सपोर्ट्स करता भी ही नहीं है गुड्स का, सर्विस का तो एक बार के लिए कर भी दे, गुड्स का तो करता भी नहीं है ना। तो यहाँ तो आपको वैसे ही पहला वाला जो ऑप्शन है ना, UPSC ने गलत करके दे दिया है, और ऐसे ही आपको आंसर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर भाई 2 स्टेटमेंट में एक ही रॉन्ग वाला ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और सेकंड डी में बोला है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही तो है, तो आंसर आ गया ना डी, है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन हमें तो ये भी देखना है कि सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme। तो ये बात बिल्कुल सही है, लोकल कंपनीज भी और फॉरेन कंपनीज ने भी PLI स्कीम का फायदा लिया है, ठीक है, उनका बेनिफिट मिला है इससे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, सम की बात कर रहा है ना, और एडवांटेज की बात कर रहा है। अब कितना एडवांटेज की बात कर रहा है ये तो बात बोला ही नहीं है ना, है ना, तो बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, फोर्थ में बोल रहा है कि भैया करेक्ट बताओ, और 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडिया अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू बोल रहा है,
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006. Medium enterprises are those with investment in plants and machinery between 15 crore एंड 25 करोड़. अब देखो दोस्तों, ये रिवाइज हो चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना. अब ये रिवाइज हो चुका है, आपको रिवाइज वाले फिगर याद रखने हैं कि भैया मीडियम कौन होगा, माइक्रो कौन होगा, स्मॉल कौन होगा. ये आपको रिवाइज फिगर आपको याद रखना है. ठीक है, आपको ये रिवाइज्ड फिगर याद रखना है. और अब मैं हमेशा बोलता हूँ यूपीएससी नंबर्स में खेलती है, और यहाँ भी खेला है कि भैया यहाँ बोल दिया कि मीडियम एंटरप्राइज का जो है ना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बोला है, टर्नओवर नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट बोला है कि मशीनरी एंड प्लांट्स के अंदर जिनका होगा 15 करोड़ से 25 करोड़ तक, वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाएंगे. और ये गलत है ना, ये गलत है. ठीक है, ये गलत है. और सेकंड है यहाँ पर, मतलब देख लेते हैं क्या गलत है या सही है. तो कह रहा है ऑल बैंक लोन्स, जितने भी बैंक लोन्स हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दिए जाते हैं, वो क्वालिफाई होते हैं अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर. और ये बात तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इवन पीटी 365 के अंदर ही पढ़ाया था कि भैया पीएसएल टारगेट्स होते हैं. ठीक है, जिसके अंदर हम स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, माइक्रो बिजनेसमैन है ना, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनको हम पीएसएल टारगेट्स के अंदर इनको सबसे पहले लैंडिंग करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट करें ये, है ना, और हमारा जो इकोनॉमी बूस्ट करे, और गांव के अंदर, शहरों के अंदर लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले. तो सेकंड तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन फर्स्ट गलत है, और फर्स्ट आपको करेक्ट करना है, यहीं के करेक्ट करना है. मैंने करेक्ट करके दिया है आपको, ठीक है, करेक्ट करके दिया है यहाँ पर. तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि भाई मीडियम एंटरप्राइज यहाँ पर दिया गया था कि 15 से 25 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये फॉल्स है. ठीक है, रिवाइज क्लासिफिकेशन हुई है, और यहाँ ध्यान रखना माइक्रो का 1 करोड़ है ना, इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना 5 करोड़ है, लेस देन, है ना, और दैट इज सॉरी, टर्नओवर का 5 करोड़ है. ठीक है, 5 करोड़ टर्नओवर, और इन्वेस्टमेंट का 1 करोड़ लेस देन, है ना. और मीडियम की बात हो रही थी, तो मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए, और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. और ये ध्यान रखना भाई, रिवाइज होता रहता है, तो रिवाइज वाली फिगर ही आपको इकोनॉमिक सर्वे से देखनी है. ठीक है, चलो, अगर इस बार गवर्नमेंट रिवाइज करेगी तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, इसलिए बोलते हैं पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू फॉरेन आउंड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया. अब ध्यान रखना, यहाँ पर बोला गया है फॉरेन आउंड, मतलब बाहर के लोगों ने ई कॉमर्स फर्म्स खोल रखे हैं हमारे यहाँ, और ऑपरेट भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर. तो उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको आंसर. जैसे अमेजोन हो गया, बाहर की कंपनी है, और लेकिन ई कॉमर्स कंपनी है, और यहीं पे वर्क कर रही है, इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि दे कैन सेल देयर ऑन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस. मतलब कह रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर कि वो अपना ही प्रोडक्ट जो है ना, अपना ही गुड्स जो है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर सेल कर सकते हैं. और ये आपको पता है दोस्तों कि ऐसा नहीं होता, वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते. ठीक है, अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो ये जो है गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आप एलिमिनेट मार दोगे. ठीक है, ए और सी को. अब सेकंड वाला चेक करना है कि आपको सही है या गलत. तो सेकंड वाले में बोला है द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड. मतलब कितने बिग सेलर्स होंगे, ये जो है ना उनके प्लेटफॉर्म के अंदर लिमिटेड होता है. और यूपीएससी ने इसका आंसर की जो है ना रॉन्ग दिया है. ठीक है, मतलब इसे इनकरेक्ट बताया है यूपीएससी ने. ठीक है, और कहीं कहीं ये मतलब मैंने चेक किया था कोचिंग की वेबसाइट्स के ऊपर और गवर्नमेंट के सोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है सही दिख रहा था, मतलब उन सोर्सेज से. बट ऑफिशियल आंसर की में ये इनकरेक्ट दिया गया है. ठीक है, कि मतलब ये लिमिटेड नहीं होता कि कितने बिग सेलर्स होंगे उनके प्लेटफॉर्म के पर, ये लिमिटेड नहीं होता. तो इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर की है डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं. और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन मिलेगा ये 2022 का ही, और क्वेश्चन है रियल सेक्टर के ऊपर कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर. तो भैया रियल सेक्टर क्या होता है, जो रियल में आपको दिखाई दे, जो रियल में आपको इकोनॉमी के अंदर दिखाई दे. बहुत ही ईजी है. ठीक है, जो रियल में आपको इकोनॉमी के अंदर दिखाई दे, जैसे फार्मर हार्वेस्ट कर रहे हैं क्रॉप, हाँ दिखाई दे रहा है, कर रहे हैं. क्या टेक्सटाइल मिल जो है कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ कॉटन को फैब्रिक्स में, अरे हाँ कर रहे हैं, वैसे अर्निंग भी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है लोगों को. कह रहा है कमर्शियल बैंक लेंडिंग कर रहा है मनी टू ट्रेडिंग कंपनी को. अब एक बात बताओ कि भैया ये कमर्शियल बैंक जो है कब आया, क्या ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर था, इवन क्या ये स्टार्टिंग से रियल में था ये,
क्या पहले कमर्शियल बैंक हुआ करते थे? रियल इकोनॉमी के अंदर हुआ करते थे? और ये इनके होने से या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है? मतलब पहले क्या इकोनॉमी चलती नहीं थी? चलती थी ना? तो ये रियल सेक्टर में नहीं आते। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये रियल सेक्टर में फ़ाइनेंशियल जो कॉर्प सेक्टर्स होते हैं, ये रियल सेक्टर में नहीं आते। इसका ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं और ये नहीं आते इसके अंदर, ठीक है? इसको ध्यान रखना। और कह रहा है कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज़। अब देखो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, जो रियल सेक्टर में नहीं आएगा। क्यों? कि भैया कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो है इशू कर रहा है बाहर। और ये आपको पता है दोस्तों, ये सारे जो जितने भी टेक्निक्स हैं पैसा कमाने की या फिर फंडिंग करने की, ये भी 50 सालों के अंदर अंदर आई है, डेवलप हुई हैं। इससे पहले जो है हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही थी एज अ रियल सेक्टर में, ठीक है? तो ये तो अभी नए नए टूल्स आए हैं, तो 3 एंड 4 तो नहीं होगा। 3 एंड 4 तो काट दो, आंसर आ जाएगा आपका ए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये बोल रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। तो एम्प्लॉइंग वर्कर्स की बात कर रहा है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के और क्लोजर्स, ठीक है, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ठीक है, ले ऑफ करना, ये सब जो डाटा है कौन जो है प्रोवाइड करता है, ये कंपाइल करता है, उसकी बात कर रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ दे रखा है CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसका काम थोड़ी ना होता है ये तो भैया नेशनल लेवल पे आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, है ना? क्या डिपार्टमेंट ऑफ प्रोवेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अरे भैया ये तो इंटरनल ट्रेड वाले हैं, इनका काम थोड़ी ना ये काम। और ये बात कर रहा है एम्प्लॉइंग वर्कर्स की जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है? अब ये बोल रहा है डी वाले में कि नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम ये काम नहीं करेगा, ये काम करता है आपका लेबर ब्यूरो। इस चीज़ का ध्यान रखना, लेबर ब्यूरो इसके का काम करता है। और लेबर ब्यूरो ही रिकमेंड करता है कि क्या लेबर लॉज होंगे, ठीक है, कंपनीज के अंदर, ठीक है, और क्या राइट होंगे लेबर्स की, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ भी करेक्ट पूछा गया है। और क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, यहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है? ये क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। मैंने पता नहीं PYQs 10 से 15 बार सोल्व करे होंगे, तो मुझे PYQ रट भी गए हैं थोड़ा, है ना? तो मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बोला है कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी, ठीक है? तो कंटेम्प्रेरी बोल रहा है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है कोल सेक्टर जो है नेशनलाइज्ड हुआ था, ठीक है? अब ये बोल रहा है सेकंड वाले में कि नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। अब ये बताओ कब से लॉटरी बेसिस के ऊपर जो कोल ब्लॉक्स हैं वो दे जाते हैं, ठीक है? या फिर कोल जो टेंडर दिया जाता है, ठीक है, कोल माइनिंग का कब से लॉटरी बेसिस के पे दिया जाता है, ठीक है? ये तो टेंडर के बेस पे होता है, ना कि लॉटरी बेसिस पे। तो सेकंड तो एलिमिनेट मार दूँ। अब आपको पता चल गया कि तो 1 करेक्ट होगा या तो 3 करेक्ट होगा, ठीक है? ये आपको पता चल गया। अब ये बोल रहा है टिल रिसेंटली मतलब अभी अभी इंडिया imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self sufficient in coal product। अब एक बात बताऊँ, कोल तो हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कब से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए? कट मारो। तो आपका आंसर आ गया कि हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम पे ही कोल सेक्टर जो है नेशनलाइज्ड हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस इन इंडिया। कह रहा पर्पस बता दो कि इनका काम क्या है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वालों का, ठीक है? बस क्वेश्चन इतना ही है कि इनका पर्पस बता दो, ठीक है? तो कह रहा है प्रमोट करना मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेकंड बोल रहा है, ध्यान रखना, फाउंडेशन है ये, एक फाउंडेशन है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है। कह रहा सेकंड, कह रहा प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भैया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, आसपास के एरिया के अंदर, ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन के अंदर। थर्ड बोला ऑथराइज करना स्टेट गवर्नमेंट को टू इशू लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है? तो कह रहा भैया स्टेट गवर्नमेंट को ना ये क्या कर देंगे, पावर दे देंगे, ऑथराइज कर देंगे कि वो मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कर सके। अब एक बात बताऊँ भैया, आपको पता है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर माइनर और मेजर दोनों होते हैं। तो चलो एक बार के लिए माइनर वाले स्टेट के पास हैं, लेकिन मेजर वाले थोड़ी ना है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखो, ठीक है? तो मेजर वाले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो यहाँ तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात करी गई है, तो इसे कट मार दो। थर्ड वाले कट मारोगे तो देखो जरा आप कहाँ तक पहुँचते हो।
तो ये पता चलता है कि टू तो करेक्ट है भैया, टू तो करेक्ट है, बस आपको फर्स्ट चेक करना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब इनका काम ये है कि प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स का जो अफेक्ट हो रहे हैं माइनिंग ऑपरेशन से, तो वो प्रमोट क्यों करेंगे मिनरल एक्सप्लोरेशन को, एक्टिविटीज को इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रमोट क्यों करेंगे वो? भाई नहीं करेंगे ऐसे में ना, क्योंकि भैया ये तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का काम क्या होता है, एनजीओ का काम क्या होता है कि भैया उनके जो भी वो अफेक्टेड पीपल्स हैं उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर सेफ गार्ड्स करना, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड्स करना, उनको जो बीमारियाँ हो रही है उसे बचा कर रखना इन सबसे, ठीक है, ये इनका काम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका दोस्तों? बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। कह रहा है बताओ, अभी क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन हुई है 1991 के अंदर, तो उसके बाद इंडिया के अंदर क्या हुआ है? तो एफडीआई का इनफ्लो इंक्रीज हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा हाँ भाई एफडीआई का इनफ्लो तो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करेंगे तो भैया एफडीआई तो आएगा हमारे यहाँ, ठीक है। हमने क्लोज इकोनॉमी थी हमारी, अब उसको ओपन कर देंगे तो एफडीआई तो आएगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ ये तो इसने बोला नहीं ना, तो भैया ये तो सही है, ठीक है। और सेकंड वाला देखोगे बोला शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, अरे बिल्कुल, जब हम ओपन इकोनॉमी करेंगे तो हमारा जो है शेयर है वो बढ़ेगा इंडिया इंडिया एक्सपोर्ट्स का, बिल्कुल। कितना बड़ा ये तो बात नहीं करी ना, 2 और 3 तो करेक्ट है, दैट मीन्स कि फर्स्ट यहाँ पर नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, और 2 और 3 इन सारे ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। अब हमें चेक करना है कि फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा कराते हैं, तो कह रहा शेयर, फर्स्ट वाले में बोला शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज एनॉर्मसली, एनॉर्मसली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एनॉर्मसली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा तो है नहीं कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो बढ़ेगा जीडीपी के अंदर, भाई एक बार के लिए इंडस्ट्री का बढ़ सकता है, सर्विस सेक्टर का बढ़ सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर क्यों बढ़ेगा जब हमें लिबरलाइजेशन नहीं करना है तो वो भी एनॉर्मसली बढ़ेगा। अरे गलत बात, गलत बात है, तो फर्स्ट काट दो, ठीक है। अभी भी फोर्थ पे आपको लिमिट मानना पड़ेगा, कह रहा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंक्रीज हुआ एनॉर्मसली, अरे भैया फिर बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा एनॉर्मसली इंक्रीज हो गया, एनॉर्मसली कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही इंक्रीज होता है, तो फोर्थ काटो, आंसर आ गया 2 और 3। यहाँ पर एलिमिनेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों, इन क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, तो इन्हें करा करो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इज द हाईएस्ट वेट, ठीक है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है का हम वो निकालते हैं, ठीक है, एक तरीके से इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स से कौन निकालता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है, फिर किसको दिया गया है, मतलब सारे के सारे को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो भैया 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, कोर इंडस्ट्री जो इकोनॉमी के लिए कोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ सबसे ज़्यादा वेटेज आप किसको दोगे? अगर आपको इंडिया के अंदर डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप किसको दोगे? कोल प्रोडक्शन को दोगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को दोगे, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन को दोगे, या स्टील प्रोडक्शन को दोगे? आप सबको पता है कोल का काम भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, फर्टिलाइजर का इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है ना हमारे यहाँ, वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए काम करता है ना। और स्टील प्रोडक्शन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देंगे, यस और नो? अगर हमें डेवलप कंट्री बनना भी है ना तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। इवन अगर आपको ना पेट्रोल कोल का इस्तेमाल नहीं करना ना, अगर आपने सीख गए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, वो भी पोल्यूशन फ्री, ठीक है, जिससे पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट को लॉस ना हो, ठीक है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ गई है ना और सस्ती टेक्नोलॉजी आ गई तो भैया कितना डेवलपमेंट होगा इंडिया के अंदर, इवन वर्ल्ड के अंदर कितना डेवलपमेंट होगा, सोचो जरा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देंगे हम? भैया इलेक्ट्रिसिटी को ही देंगे। और यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको वैल्यूडेशन करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि भैया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये कन्वे करते हैं, ठीक है, सर्वे निकालते हैं। देखो इन्होंने वेटेज दे रखा है, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा दे रखा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को, स्टील, कोल, इन सबको, ये सारे 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमारी। सबसे नीचे क्या है? फर्टिलाइजर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, और देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है ना 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही है। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 2015 का, और ये क्वेश्चन है 2012 का। दैट मीन्स यहाँ पर थीम रिपीट हुई है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है
इश्यू को कहता हूँ मैं पावर PYQ। ठीक है भाई साहब, तो क्वेश्चन ये इजी हो गया ना आपके लिए। अब क्या है, इन इंडिया ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो हम इंडिसेस निकालते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज का, जिनका कंबाइंड वेट दे रखा है हमने 37.90। बताओ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी। और ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैंने वीडियो डिस्कशन कराया था कि ये सारे 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। वो साफ पता चल रहा है कि टेक्सटाइल नहीं है यहाँ पर, तो टेक्सटाइल वाला काट दो। और सीमेंट था, है ना, तो टेक्सटाइल वाला काट दोगे तो फिफ्थ काट दो, है ना। और सीमेंट था तो भैया फिफ्थ काट दोगे तो सीमेंट भी था, तो ये आंसर आ गया ना सी। ठीक है, तो ये सारे 8 कोर इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं, इनका कंबाइंड वेट है 37.90। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 है SEZ एक्ट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है इफेक्ट में आया है फरवरी 2006 के अंदर। अब इसके कुछ सर्टन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, और ऑप्शन भी आपके पास ऐसे हैं कि जहाँ पर आप इसे एलिमिनेट मार सकते हो। तो यहाँ पर बोला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सेकंड में बोल रहा है प्रमोशन करना इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज से, और यहाँ पर बोला प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज ओनली। भैया एक्सट्रीम वर्ड ओनली, सिर्फ सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का नहीं। तो भैया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट क्या हम सर्विस का बढ़ाएंगे भैया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का नहीं बढ़ाएं, तो ये गलत हो जाएगा 3 वाला। और यस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देंगे तो तभी तो हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, फॉरेन से, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हमारा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, थर्ड इसका एलिमेंट मार दोगे, आंसर तो अपना आप आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर क्वेश्चन है, NIF के ऊपर। टू विच डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आर राउटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भैया यहाँ पर बोला है, यहाँ पर हम डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स कर रहे हैं, है ना, NIF के अंदर। दैट मीन्स की जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है ना, जो हम PSU से डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एयर इंडिया का कर दिया हमने, तो इसके लिए जो भी पैसा जाएगा ना वो चला जाता है इसके अंदर, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर चला जाता है, NIF के अंदर चला जाता है। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो 2010 का क्वेश्चन है, कह रहा है द एसेट्स इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कह रहा है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। अब एक बात बताओ भैया, फैक्ट्रीज या फिर कंपनीज, इन सबों का क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है क्या, है, आप बता दो मुझे, क्या इन सबों को फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है क्या, है, नहीं ना, तो ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देखती। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि भैया मिनिस्ट्री जो है UPSC गलत करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू बी मेंटेन विद इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भैया ये NIF जो है फंड, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मतलब कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा हुआ है ऐसा। और NIF फंड तो अलग है, NIF फंड तो अलग है। ठीक है, ये तो भैया पार्लियामेंट एक्ट से बना है, और यहाँ पर हम डिसइन्वेस्ट का पैसा रखते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 तो वैसे ही गलत है, 1 और 2 तो कट मार दो। तो 3 तो आपको पता चल गया कि हाँ सही है, फर्स्ट 4 चेक करना है। कह रहा है सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज अ फंड मैनेजर। आपको पता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है ना वो बनाई गई है फंड मैनेजर के अंदर, फंड मैनेजर बनाया गया उनका, जैसे कि आपको सार्फेसी एक्ट पता होगा, है ना। ठीक है, और 4th वाला चेक करो, यहाँ पर कह रहा है अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सिलेक्ट सोशल सेक्टर्स। कह रहा है हमने सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम, मतलब एनुअल इनकम को हमने सर्टेन प्रोपोर्शन जो है ना हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, फिनांस करने के लिए, किसका, सोशल सेक्टर्स का। सर्टेन बोल रहा है मतलब कुछ करेंगे। ठीक है, तो कुछ की बात हो रही है और प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, और सोशल सेक्टर की बात हो रही है, मतलब वेलफेयर की बात हो रही है। तो ये NIF के अंदर ये करा जाता है, NIF फंड इसका यूज़ करेंगे। NIF फंड में मतलब इसका फंड का इस्तेमाल हम ऐसे सेक्टर्स के अंदर करेंगे। तो इसका आंसर आएगा सी, करेक्ट। ठीक है, 3rd और 4th करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भैया ये आपका 2009 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है। कह रहा है MMTC लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड बोला है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज़ बीन सेट अप बाय MMTC ज्वाइंटली विद इन दी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। अब देखो दोस्तों, ये ना बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, है ना।
बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। और यहाँ बोला है कि एमएमटीसी लिमिटेड जो है कोई कंपनी होगी, कह रहा वो लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इसका मैं एक बार माइंड में भी दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो भैया हाँ, दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सही है, क्योंकि यूपीएससी ने दोनों ही सही दिए हैं। तो इसका आंसर जो है ना, बोथ आर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ना कि एक। ठीक है, यहाँ पर मैंने करेक्शन करा दिया है आपको। ठीक है, तो बहुत आर करेक्ट है। अब वो ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में आने लायक नहीं है। ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं हुआ है उसके बाद, 2009 के बाद कभी भी रिपीट नहीं हुआ। कोई करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 2008 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ दोस्तों, इसमें से साफ पूछा गया है कि इनमें से बता दो पीएसयू कौन कौन सी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से पीएसयू कौन कौन सी है। कह रहा है बाल्मर लेवरी एंड कंपनी लिमिटेड, है ना, और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका आंसर डी है। मतलब सारे के सारे पीएसयूज हैं ये, याद रखना, आप ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला नोट करेक्ट, बोला है, ध्यान रखना, नोट करेक्ट है। 2005 का क्वेश्चन है, नोट करेक्ट पूछा है यहाँ पर। कह रहा है विशाखापट्टनम स्टील लिमिट प्लांट इज अ यूनिट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगर आप देखो दोस्तों, तो उस टाइम पे ना ऐसे पीएसयूज के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते थे, पीएसयूज के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में होगा स्टील प्लांट। ये क्या यूनिट है किसका? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का। अरे हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, यूनिट ही तो बोला है बस। सी बोला है महाराष्ट्र इलेक्ट्रोज बेल्ट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कह रहा है इलेक्ट्रोज लिमिटेड कोई कंपनी है, ये सब्सिडरी है किसकी? स्टील अथॉरिटी की। चलो हो सकता है। कह रहा बी बोला है सिलेम प्लांट इज अ प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया। अब भाई ये भी हो सकता है। अब फर्स्ट वाले देखते हैं। क्या रोरकेला स्टील प्लांट द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया और वाज सेट अप विद इन द सोवियत यूनियन कॉर्पोरेशन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना मिलाया गया है। कह रहा है कह रहा है जो रोरकेला स्टील प्लांट है ना, ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, और ये किसकी कोलैबोरेशन बनाया गया है? सोवियत यूनियन के। जबकि सोवियत नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए जर्मन। ठीक है, तो यूपीएससी यहाँ गड़बड़ कर सकती है, और आपको यही पढ़ना है कि भैया जो डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे वाले स्टेटमेंट यूपीएससी गलत करती है। तो देखो, ये सारे सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ये डबल बनाया गया था। ठीक है, एक फॉरेन कंपनी के साथ इसको मिलाकर बनाया गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर नोट करेक्ट कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हिंडाल्को एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री बताया गया है जो लोकेटेड है एट रेणुकूट ओव्स इट साइड बेसिकली। ठीक है, तो रेणुकूट में क्यों ये लोकेटेड है, इसका रीजन पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पर इसके रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कह रहा अबंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क है, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट है। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसका आंसर ना रॉ मटेरियल भी हो सकता है। पता क्यों? कि रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स हम लगाते हैं, कि जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो वहीं पे हम प्लांट भी जो है स्टेब्लिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो इसलिए भी करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी हो इसलिए भी करते हैं, है ना, और मार्केट पास हो इसलिए भी करते हैं। लेकिन ये जो रेणुकूट वाला एरिया है, यहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस्ड है, तो इसके अंदर ज़्यादा माइंड लगाने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज recommended the abolition of reservation of items for the small scale sector in industry। कह रहा है कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एबोलिश कर दो रिजर्वेशन को, इन आइटम्स को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के होते हैं। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन जो है उस टाइम के करंट अफेयर्स के पे बेस्ड था। ठीक है, तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में होगा तो ये आया होगा, तो आप भी दूसरी कमेटी है कोई। ठीक है, हमसे याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, वैसे समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे वाईक्यू है तो आया है, ध्यान में रखना थोड़ा आप। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिगार्डिंग एन इंडस्ट्री। कह रहा है विच ऑफ दीज डिटरमाइन नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। अभी तो बहुत ईजी है, यहाँ तो आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। कह रहा भैया साइज और नेचर हमें डिसाइड करना है कि इंडस्ट्री का क्या है, तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बता देगा। हाँ बिल्कुल बताएगा। कह रहा बिजनेस टर्नओवर बता देगा, बताओ बिजनेस का टर्नओवर कितना हो रहा है ये बता देगा। थर्ड, भाई किसी का बिजनेस का टर्नओवर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेबर फोर्स, हाँ लेबर फोर्स कितने काम कर रहे हैं,
बता देगा कि साइज कितनी बड़ी होगी। पावर कंजम्पशन बिल्कुल साइज बता देगा कितनी बड़ी होगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताएगा, लेकिन टर्नओवर नहीं बता पाएगा। पूछो क्यों? किसी साल कम होता है, किसी साल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड तो नहीं होगा और इसका आंसर होगा 134। दोस्तों मैंने ना क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक ना ये अभी रिकॉर्ड किया था, और हुआ क्या, टेक्निकल ग्लिच की वजह से ना इस आईपैड के अंदर वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, और इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था, और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वैसे ना मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, मतलब मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, और इवन हो भी रही होती है, लेकिन सेव नहीं होती फाइल, और ऐसे में बहुत गुस्सा आता है कई बार। अब मुझे ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब तो मैंने देखो यहाँ पर स्क्रीनिंग कर रखी है, मैं इसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन है, समझ लो ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर बोला गया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इन मोस्ट केसेस में एफिशिएंट नहीं होते, है ना, कॉम्पिटिटिव नहीं होते एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल वंस। अब ऐसा रीज़न बोला गया है गवर्नमेंट ने कि भैया ये कॉम्पिटिटिव नहीं होते, एफिशिएंट भी नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट जो है ना इन्हें प्रोवाइड करती है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, और उनको रिजर्वेशन देती हैं इन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर। तो स्मॉल फर्म्स ऐसा क्या काम कर रही हैं जो गवर्नमेंट इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन था कि प्रोवाइड करते हैं हायर एम्प्लॉयमेंट, है ना, ऑन अ पर यूनिट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बेसिस। और ये बात सही है, आप पढ़ते भी हो ना कि एमएसएमई सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, है ना, इकोनॉमी के अंदर, और इसलिए आप इसे मेंस का पॉइंट भी लिखते हो, है ना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड बोला है ये प्रमोट करते हैं रीजनल डिस्पर्जन को, है ना, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ये बात सही है भैया, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करते हैं ये, है ना, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। थर्ड बोल रहा है ये परफॉर्म करते हैं बेटर इन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स देन लार्ज स्केल वंस। और ये तो बात बिल्कुल गलत है भाई, लार्ज वाले ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, स्मॉल वाले क्यों कर देंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा, तो ये तो गलत था। फोर्थ कह रहा है ये प्रोवाइड करते हैं जॉब्स टू लो स्किल्ड वर्कर्स को, वो अदरवाइज मे नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज एल्सवेयर। अब ऐसा तो गलत है दोस्तों, जहाँ कहीं मतलब कोई जॉब पाए नहीं रहा तो उनको जॉब दे देंगे, ये ऐसा तो गलत है भाई, थोड़ा बहुत तो स्किल तो चाहिए ही ना। तो फोर्थ तो गलत है, तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर गलत था, ठीक है, रॉन्ग था। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2। अब 22 के अंदर बोला गया था कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ही मतलब ज़्यादा स्मॉल है ना, मेनी अदर कंट्रीज के हिसाब से, और जबकि इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है टूरिज्म का, ठीक है, टूरिज्म वाले डेस्टिनेशन बहुत है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी जो है इतना टूरिज्म जो है हमारे यहाँ फेल क्यों नहीं रहा, मतलब इतना ज़्यादा बूस्ट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ। तो आपको पता होगा दोस्तों, इवन दिल्ली के अंदर भी दिल्ली मेट्रो अब जाके बनी है सही से, है ना, और ये भी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है ना। तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है हमारे यहाँ, है ना, इवन ट्रांसपोर्ट खासकर जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना, और कॉस्टली भी है साथ में एफिशिएंट भी नहीं है ना, बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरियाज हैं। इवन जो अगर आपको ट्रेवल करना है ना, तो आपको वेट करना पड़ता है ट्रेन का भी वगैरह, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इन सब में। तो क्या है इसका आंसर क्या होगा, तो इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिज्म इज इनएडुकेट। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ड नहीं है हमारे यहाँ, है ना, खासकर ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना, इस एन एक्सटेंड टू एन एक्सटेंड इज कंस्टेंट बाय, मतलब हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो ये कंस्टेंट कर रहा है, उनको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने में इंडिया के अंदर। तो कह रहा था लेक ऑफ एडुकेट एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे यहाँ, लीडरशिप नहीं है हमारे बिजनेस के अंदर। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, लीडरशिप की क्वालिटी की तो हमारे यहाँ कमी ही नहीं है, हमारे यहाँ हर कोई लीडर बनने को तैयार हो जाता है। हाँ लेक ऑफ सेविंग है, ठीक है, जितना कम सेविंग करोगे इन्वेस्टमेंट भी उतना कम होता है, क्योंकि भैया जितना ज़्यादा तुमने पैसा कमा लिया सेविंग कर पाए तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हो, है ना। तो ये बात सही था। थर्ड वाला बोलना है लेक ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बात तो आपको भी पता है कि अभी भी तक हमारे यहाँ लेक ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्किल्स नहीं है ना, मैन पावर नहीं है, ये बात सही है। कह रहा लिमिटेड परचेसिंग पावर अमंग द लार्जर मासेस, ये बात सही है भैया, हमारे यहाँ पुअर लोग हैं, डिमांड ही नहीं करते गुड्स का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का इतना डिमांड ही नहीं करते, तो भैया इंडस्ट्री कैसे बूस्ट करेगी, है ना, भाई जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई आएगी उसकी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 2, 3 एंड 4, और फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग होगा। अब 24 था कि इको मार्क जो है दिया जाता है किस इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो आपको पता होगा इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है ना। और ये देखो दोस्तों मैंने डिटेल में समझाया था लेकिन वो लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए मेरे को ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है ना।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा सम टाइम बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डी लाइसेंस वाइट गुड्स इंडस्ट्री। वाइट गुड्स इंडस्ट्रीज क्या है इनमें से, ठीक है। तो भैया डी लाइसेंस कर दिया, मतलब इसके अंदर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट से। अब बताओ ये वाइट गुड्स वाले कौन कौन से होते हैं। तो वाइट गुड्स का आपको पता होगा, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब वाइट गुड्स होते हैं, है ना। बल्ब वगैरह, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह जो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो आइटम परचेज फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के लिए। स्टेनलेस स्टील ये सब नहीं आता, मिल्क वगैरह नहीं आता, ये तो डेयरी में आता है। सोप, डिटर्जेंट ये सब नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 था, ये इंडस्ट्री के लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन था और ये स्टैटिक का पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई यमुनानगर है, यस, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। गुवाहाटी है, यस है, और बलारपुर भी है, लेकिन शाहबाद नहीं है। और शाहबाद जो है ना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए है, और ये शाहबाद कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कर्नाटक के अंदर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव है और कंप्लीट है। तो भाई यह बोल रहा है इंट्रोडक्शन कर दो प्राइवेट कैपिटल का इन द पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो ये कंप्लीट थोड़ी ना हुआ प्राइवेटाइजेशन। कह रहा बी में बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज टू द पब्लिक सेक्टर। मतलब कह रहा है सिर्फ मैनेजमेंट दे दो पब्लिक सेक्टर को, भैया सिर्फ मैनेजमेंट दे दो, ओनरशिप नहीं हो, तो ये कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। सी बोल रहा है ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। कह रहा ओनरशिप भी और मैनेजमेंट भी वर्कर्स को दे दो, और वर्कर्स इसके लिए कैपेबल हो या ना हो, कैसे कैसे प्राइवेटाइजेशन, सी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। कह रहा है ट्रांसफरिंग करना ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। ये बात ठीक है भैया, आप मैनेजमेंट भी दे दो और ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर वालों को दे दो, तो ये कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेटाइजेशन कहलाएगी। तो दोस्तों अब हमारे सारे 27 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक्स के भी कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारा टॉपिक था आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने जो है 2 टॉपिक्स पढ़े थे आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और हमने ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो 27 ये 27 वो, ठीक है। तो ये दोनों ही जो आपके यूनिट थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पर 54 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, ठीक है, वो डिटेल के अंदर, और एक एक चीज़ हमने समझी है, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो कि 63 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी, लास्ट वीडियो, वो है एग्रीकल्चर, और इसकी वीडियोज़ के अंदर भी हम सारे जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। और यूपीएससी ने एग्रीकल्चर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। तो 2 वीडियो और आएगी और आपके इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट 35 ईयर्स के, ठीक है। तो आपने 35 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दोस्तों इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। लोग तो 10 से 15 साल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस, 35 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। समझ लो आपके पास कितनी नॉलेज पावर बढ़ रही है आपकी, ठीक है, कितना आपने यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक सीख ली है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।